नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 111। तुम पर मेरे 10 जन्मों का कर्ज है। लियान चेंग्यू अब मंच पर जाने के लिए और इंतजार नहीं कर पा रही थी। ये यून भी मंच पर चढ़ गया। उसने गहरी सांस ली और लियान चेंग्यू से 30 फीट की दूरी पर दृढ़ता से खड़ा हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पहली लड़ाई लियान चेंग्यू के खिलाफ होगी। ये वाकई नियति की लड़ाई थी। हाँ, ये यून लंबे समय से लियान चेंग्यू से युद्ध करना चाहता था। उसे अपने मुकुट से पीटकर, जैसे आंख के बदले आंख, उसे सबक सिखाना चाहता था। इस लड़ाई ने लियान चेंग्यू और ये यून दोनों को उत्साहित कर दिया। वह इस लड़ाई का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। लंबे समय तक सहन करने के बाद आज वह दिन था जब वह सब कुछ तय कर देगा। यह अप्रत्याशित है कि 1000 हाउसहोल्ड झांग ने वास्तव में लियान चेंग्यू की मदद की। मुझे ये यून और लियान चेंग्यू के बीच जो कुछ हुआ उसका कुछ अंदाजा है। ऐसा लगता है कि ये यून ने लियान चेंग्यू को धोखा दिया था, इसलिए दोनों के बीच बहुत बड़ी दुश्मनी है। ये बहुत अच्छा होगा, दोनों एक ही कबीले से हैं, इसलिए एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। लियान चेंग्यू निश्चित रूप से ये यून पर आसानी से रहम नहीं करेगा। लोग आपस में एक तरह की खुशी के भाव से चर्चा कर रहे थे। वे ताओ कबीले के लोग थे, इसलिए अपने ही कबीले के सदस्यों के बीच आंतरिक कलह देखना उनके लिए खुशी की बात थी। इसके अलावा उनमें से एक ही यून भी था। ये यून पूरे समय सबसे अलग खड़ा होकर ताओ कबीले के लोगों को परेशान कर रहा था। 1000 परिवारों वाले झांग, मेरा एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? अखाड़े में खड़े होकर लियान चेंग्यू ने कोई मुद्रा नहीं बनाई, बल्कि झांग टेन से एक सवाल पूछा। बोलो, झांग टेन ने जवाब दिया। 1000 परिवारों के मुखिया झांग योद्धाओं को युद्ध में अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है, जिसके परिणामस्वरूप चोटें, अपंगता और यहाँ तक की मृत्यु भी हो सकती है। चूंकि हमारा सीधा मुकाबला है, इस युद्ध में अगर कोई मर जाए या गंभीर रूप से अपंग हो जाए तो क्या होगा? जब लियान चेंग्यू ने ये शब्द कहे तो सभी ने एक गहरी सांस ली। लियान चेंग्यू की बातों में कोई बुराई नहीं थी। द्वंद्व युद्ध में चोटें लगना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन ये पूछकर उसने यह जताने की कोशिश की कि वह युद्ध के दौरान ये यून को अपंग कर देगा। लेकिन उसे जिन लॉन्ग वेई से इसके दुष्परिणाम भुगतने का डर था, इसलिए उसने शुरू में ही यह सवाल पूछ लिया। जब तक झांग टेन सहमत होता, वही यून को कष्ट दे सकता था। ये लियान चेंग्यू वाकई बहुत क्रूर है। झांग टेन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ते हुए उदासीनता से कहा, विशाल जंगल में बहुत खतरे हैं। एक योद्धा जीवन मरण की लड़ाइयों का सामना करने के लिए मार्शल आर्ट सीखता है। सामान्य अभ्यास के दौरान, चाहे वह प्रदर्शन हो, प्रशिक्षण हो या अभ्यास, सब कुछ गंभीरता से करना होता है और आपको अपना पूरा जोर लगाना होता है। हम चाहते हैं कि हर लड़ाई को असली लड़ाई की तरह ही लिया जाए। असली लड़ाई में हताहत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब तक दूसरा पक्ष हार नहीं मानता, आप हमला जारी रख सकते हैं। यदि आप किसी की जान ले लेते हैं तो आपके कार्यों के लिए आपको जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा। झांग टेन के इन शब्दों ने भीड़ में आक्रोश पैदा कर दिया। जब तक एक पक्ष हार स्वीकार नहीं करता, तब तक चाहे गंभीर चोट लगे या मौत हो जाए, क्या किसी एक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? लियान चेंग्यू ने पूछा। झांग टेन की बातों में एक खामी थी। उसे बस ये यून को इतना पीटना था कि वह बोल ही न पाए, जैसे कि उसकी गर्दन पकड़ लेना या उसकी ठुड्डी तोड़ देना। लियान चेंग्यू को पता था कि झांग टेन को उस खामी के बारे में जानकारी है। उसकी पूछताछ का मकसद सिर्फ ये पुष्टि करना था कि वह उस खामी का फायदा उठा सकता है या नहीं। झांग टेन ने बिना कुछ कहे लियान चेंग्यू को ध्यानपूर्वक देखा। लियान चेंग्यू जानता था कि झांग टेन उसके इरादों को भांप सकता है, इसलिए उसने खुलकर कहने का फैसला किया, मैं स्वामी से झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये यून से मेरी बहुत बड़ी दुश्मनी है। ये यून ने मेरी निर्जन अस्थि शक्ति को चुराने के लिए एक घिनौना तरीका अपनाया। मेरे संसाधनों को चुराना मेरे माता पिता की हत्या करने के बराबर है। ये यून ने बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश करने के मेरे अवसरों को छीन लिया। वह और मैं कट्टर दुश्मन है। लियान चेंग्यू द्वारा ऊंची आवाज में बोले गए शब्दों ने भीड़ को स्तब्ध कर दिया और वे तुरंत आपस में फुसफुसाने लगे। तो यही था लियान चेंग्यू और ये यून के बीच का मामला। ये यून ने लियान चेंग्यू के साधना मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था, इसीलिए लियान चेंग्यू उससे इतनी नफरत करता था। तो पता चला कि ये यून एक चोर है। किसी ने दबे स्वर में कहा, यदि कोई गुलाम अपने मालिक की वस्तु चुरा ले तो मालिक द्वारा गुलाम को मार डालना उचित है। इसके अलावा उस गुलाम ने वीरान हड्डियों का सार भी चुरा लिया है, इसलिए लियान चेंग्यू के पास ये यून को मारने का और भी अधिक कारण है। बिल्कुल सही, आगे का रास्ता रोकना एक बड़ा प्रतिशोध है। अगर लियान चेंग्यू ने ये यून को मार भी डाला तो जिन लॉन्ग वेई कुछ नहीं कहेंगे। मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक टूर्नामेंट है, लेकिन ये बदले की लड़ाई बन गई है। इसका कोई अंत नहीं होगा। अगर जिन लॉन्ग वेई तर्क का पक्ष लेते तो वे हस्तक्षेप नहीं करते। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। लियान चेंग्यू ये सब सुनकर अपना खून खोलने लगा। लियान चेंग्यू ने झांग टेन की ओर देखा और उसके जवाब का इंतजार करने लगी। अंत में झांग टेन ने धीरे से सिर हिलाया। वास्तव में ताया दिव्य साम्राज्य के नियमों और उनके प्रतिशोध की परिस्थितियों को देखते हुए ये यून के साथ मृत्यु युद्ध का अनुरोध करना उसके लिए उचित था। भगवान की इस कृपा के लिए धन्यवाद। लियान चेंग्यू अत्यंत प्रसन्न था। पिछले कुछ महीनों से उसे जो अपमान, निराशा और आघात सहना पड़ा था, वह उस क्षण फूट पड़ा। जैसे जैसे उसकी हत्या करने की मंशा बढ़ती गई, उसकी आभा भी और अधिक शक्तिशाली होती गई। जनता मेरा समर्थन करती है, 1000 परिवारों का झांग मेरी मदद करता है।
बहुत खूब, आज मैं इस कमीने की मार्शल आर्ट को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा, उसे जीते जी मौत जीने पर मजबूर कर दूंगा। लियान चेंगयू ने मन ही मन कहा। ये यून ने लियान चेंगयू की ओर उदासीनता से देखा। लोग उसके बारे में बातें करने लगे, उसे दोषी ठहराने लगे। उन्होंने उजाड़ हड्डियों के सार को चुराने के लिए उसके प्रति अपनी घृणा और तिरस्कार व्यक्त किया। लेकिन ये यून ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वर्तमान ये यून एक गहरे कुएं की तरह शांत और अथाह था। लियान चेंगयू ने मुट्ठी भींचकर शरारती मुस्कान के साथ कहा, तो क्या हुआ अगर तुमने मेरी निर्जन अस्थि सार चुरा ली, इसे खाने के बाद भी तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। उसने अपनी मांसपेशियों को हिलाना शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप चटकने जैसी विस्फोटक आवाजें सुनाई दी। हड्डियां बिजली की तरह मजबूत, नसें धनुष की तरह मजबूत। लियान चेंगयू ने बहुत छोटी उम्र से ही ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट का प्रशिक्षण लिया था, इसलिए वह इसमें निपुण था। उसके इस प्रदर्शन ने आसपास मौजूद योद्धाओं को आश्चर्यचकित कर दिया। ये लियान चेंगयू एक निर्दयी व्यक्ति था। जैसे जैसे लियान चेंगयू यीयुन की ओर कदम बढ़ाता गया, उसके शरीर के जुड़ों और मांसपेशियों में झंझनाहट होने लगी। का लियान चेंगयू के नीचे की जमीन फट गई। वह शक्ति का संचय कर रहा था और उसमें वृद्धि हो रही थी। युवा स्वामी लियान, उस छोटे बदमाश को मार डालो, उसकी नसें तोड़ दो और उसका सिर धड़ से अलग कर दो। भीड़ के बीच योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्यों ने अपने गुरु के लिए सबसे जोरदार नारे लगाए और जयकारे लगाए। उनके लिए यह एक ऐसा समय था जब वे गर्व से अपना सिर ऊंचा कर सकते थे। ये यून तब तक बिना हिले डुले खड़ा रहा जब तक कि लियान चेंगयू उसके सामने नहीं आ गया। गर्जन। लियान चेंगयू एक जानवर की तरह दहाड़ा और एक शक्तिशाली बाघ की तरह झपटा। बाघ धूल उड़ाते हुए नीचे उतरा। लियान चेंगयू ने अपना पैर ही यून की छाती की ओर बढ़ाया। उसकी यह लात इतनी जोरदार थी कि पत्थर के रोलर के आकार के काले लोहे के पत्थर को भी आसानी से चकनाचूर कर सकती थी। किसी पर भी पड़ने पर वह लात उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। भीड़ ने चीख मारी। इस समय ये यून के दृष्टिकोण से समय अचानक धीमा हो गया था। लियान चेंगयू की हर हरकत ये यून की आंखों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। लिन शिंटोव के साथ कई बार अभ्यास करने के बाद ये यून ने अपनी सूझबूझ से बहुत कुछ सीख लिया था। इसके अलावा ये यून की ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट पूर्ण सामंजस्य की अवस्था में पहुंच गई थी, जिससे पर्पल एयर कम्स फ्रॉम द ईस्ट उत्पन्न हो रही थी। इसलिए ये यून के विरुद्ध ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट का प्रयोग करके लियान चेंगयू ने अपना भाग्य स्वयं ही तय कर लिया था। ये यून को लियान चेंगयू की चालों में मौजूद सारी खामियां एक नजर में ही दिख गईं। अगर ये यून ने लियान चेंगयू के हमलों की खामियों का फायदा नहीं भी उठाया होता, तब भी वह ताकत के अंतर का इस्तेमाल करते हुए लियान चेंगयू को आसानी से हरा सकता था। तेज हवा के साथ लियान चेंगयू की लात को पास आते देख ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर चाकू चल रहे हों। लेकिन ये यून एक कदम भी नहीं हिला। जिस क्षण लियान चेंगयू वार करने ही वाला था, ये यून ने बिजली की गति से अपना हाथ बढ़ाया। हल्की सी आवाज के साथ ही ये यून का हाथ लियान चेंगयू के टखनों को पकड़ चुका था। लियान चेंगयू के आक्रमण को ये यून ने पकड़ लिया और अचानक रोक दिया। ऐसा लगा मानो लियान चेंगयू तेज गति से किसी कांसे की दीवार से टकरा गया हो। क्या लियान चेंगयू को अपने पैर से एक तीव्र शक्ति का संचार महसूस हुआ, जिसने उसकी आक्रमण गति को उलट दिया। उसका पैर मुड़ गया क्योंकि उसने महसूस किया कि ये उनके हाथ उसे धातु के चिमटे की तरह जकड़ रहे हैं। ये बेहद दर्दनाक था। लियान चेंगयू दंग रह गया और भीड़ एकदम शांत हो गई। लियान चेंगयू की तेज गति वाली लात में इतनी ताकत थी, भला कोई उसे हाथ से कैसे रोक सकता था। और ये यून ने एक कदम भी पीछे नहीं लिया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। हालांकि यह अप्रत्याशित घटनाक्रम था जिसने लियान चेंगयू को चौंका दिया, फिर भी उसने अपना आपा नहीं खोया। ये यून द्वारा उसका दाहिना पैर पकड़े जाने के बाद एक दहाड़ के साथ उसका शरीर ऊपर उठा और मुड़ा और उसने अपना बायां पैर ये यून की गर्दन पर दे मारा। हालांकि लियान चेंगयू की प्रतिक्रिया त्वरित थी, लेकिन इससे स्थिति और बिगड़ गई। ये यून ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया। ये यून ने लियान चेंगयू का बायां पैर पकड़ लिया। ये यून द्वारा दोनों पैरों को पकड़े जाने के कारण लियान चेंगयू का पूरा शरीर हवा में लटका हुआ था। ये यून ने लियान चेंगयू के पैरों को पकड़ लिया और उसे उठा लिया, मानो वह किसी मानवाकार लकड़ी के खंभे को पकड़े हुए हो। लियान चेंगयू का खून खौल उठा। वह क्रोधित और आक्रोशित था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसका हमला एकदम सटीक और जोरदार था। ये यून इतनी आसानी से उसमें मौजूद खामियों को कैसे भेद सका? ये कैसे संभव था? ये यून ने लियान चेंगयू को ऐसे देखा जैसे कोई न्यायाधीश जीवन मृत्यु का फैसला कर रहा हो। उसने भावहीन स्वर में कहा, तुम पर 10 गुनाहों का कर्ज है। तुम मुझे 10 जिंदगियों का कर्ज चुकाने के लिए बाध्य हो। ये कहते हुए ये यून ने लियान चेंगयू के पैरों को पकड़ लिया और उसे ऊपर की ओर झुला दिया। ये यून ने लियान चेंगयू के पैरों को पकड़ते हुए लगातार 3 बार अपने हाथों को ऊपर नीचे किया और उसे जमीन पर पटक दिया। धमाका। ये यून ने लियान चेंगयू का इस्तेमाल लकड़ी के तख्ते की तरह किया और उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे जमीन में दरार पड़ गई और मलबा उड़ने लगा। लियान चेंगयू के शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा जमीन पर बुरी तरह से टकरा गया था। लियान चेंगयू ने लंबे समय तक अपने शरीर को प्रशिक्षित किया था, जिसके परिणामस्वरूप उसका शरीर शारीरिक रूप से मजबूत हो गया था, इसलिए वह उस वार को सहने में सक्षम था। लेकिन फिर भी उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसे तारे दिखाई देने लगे थे। इस दृश्य को देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। उच्च और शक्तिशाली लियान चेंगयू ने अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग करते हुए टाइगर डिसेंट्स फ्लैटनिंग गस्ट हमले के लिए ये उनकी ओर धावा बोला, लेकिन ये उनने इसे आसानी से रोक दिया। इसके बाद स्थिति पूरी तरह से उलट गई। ये यून ने लियान चेंगयू को पकड़ लिया और उसे एक खंभे की तरह जमीन पर सिर के बल पटक दिया। इस तरह से मार खाना कितना अपमानजनक था। ऐसा कैसे हो सकता है? अध्याय 112 10 अपराध। लियान कबीले के योद्धाओं के प्रशिक्षण शिविर के सदस्य पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। वे काफी देर तक आंखें फाड़कर मुंह खुला रखकर देखते रहे।
उनके दिलों में बसे अजय गुरु लियान को उस गंवार यी यून ने इतनी बुरी तरह हरा दिया था। इसका मतलब क्या है? क्या लियान चेंगयू ची गैद्र क्षेत्र के शिखर पर नहीं है? लियान चेंगयू की साधना के स्तर को जानने वाले कुछ लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया। नश्वर रक्त के 5 लोग हैं, जिनमें पीक की गैद्र नश्वर रक्त की सर्वोच्च साधना स्तर है और यह एक चरम अस्तित्व है। पीक की गैद्र योद्धा को हराने के लिए केवल पर्पल ब्लड लोक का योद्धा ही सक्षम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। क्या यी यून बैंगनी रक्त स्तर का योद्धा है? किसी ने ये सोचते हुए कांपते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? एक पर्पल ब्लड योद्धा को नश्वर रक्त योद्धाओं की प्रतियोगिता में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही जिन लॉन्ग वे इसकी अनुमति नहीं देगा। इसके अलावा यी यून की उम्र कितनी है? वह केवल 12 वर्ष का है। 12 वर्ष की उम्र में वह पर्पल ब्लड स्तर पर कैसे हो सकता है? किसी ने यी यून की उम्र का जिक्र किया और अचानक सभी एक दूसरे को अवाक होकर देखने लगे। जी हाँ, यी यून की उम्र मात्र 12 वर्ष थी, जो ताओ यूनिक्सियाओ से 2 वर्ष छोटी थी। 12 साल की युद्ध शक्ति जो लियान चेंगयू को हरा सकती है, वह किस तरह का राक्षस है? इस समय यी यून धीरे धीरे लियान चेंगयू की ओर बढ़ रही थी। लियान चेंगयू के हाथ कांप रहे थे और वह चट्टानों से बाहर निकला। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसके चेहरे पर खौफ के भाव थे। यी यून ने लियान चेंगयू को तीखी निगाहों से देखा। मैंने कहा, तुम पर 10 आरोप हैं। तुम पर मेरे 10 जीवन का कर्ज है। हर गुनाह के लिए मैं तुम्हें एक बार मारूंगा। अभी पहली बार मारा है। यी यून की बुलंद आवाज मीलों दूर तक सुनाई दे रही थी। हर किसी ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। पहला अपराध, तुम अपने चमचों को पालते हो और अत्याचार से शासन करते हो। तुमने कबीले के भोजन और संसाधनों पर एकाधिकार कर लिया है। आम लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें दिया जाने वाला राशन उनका पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। दिए जाने वाले कपड़े भी पर्याप्त नहीं हैं। हर साल लोग भूख और ठंड से मर जाते हैं। तुम्हारे हाथ कई लियान कबीले के लोगों के खून से सने हैं। पिछला बार तो उनके लिए था। ये जान तुमने लियान कबीले के आम लोगों को देकर चुकाई है। यी यून के शब्दों ने सबको चौंका दिया। शुरुआत में लियान चेंगयू ने यी यून पर अपनी निर्जन अस्थि सार चुराने का आरोप लगाया था, जिससे उन्हें लगा कि लियान चेंगयू पीड़ित है। लेकिन पलक झपकते ही यी यून ने लियान चेंगयू पर 10 अपराधों का आरोप लगा दिया। स्पष्टतः लियान चेंगयू और यी यून के बीच का झगड़ा उतना सरल नहीं था जितना लियान चेंगयू ने बताया था। तुम मुझे 10 अपराधों के आधार पर आंकना चाहते हो। तुम खुद को क्या समझते हो? लियान चेंगयू ने जैसे तैसे ये शब्द अपने मुंह से निकाले। वही उनसे दिल से नफरत करता था। ये यून के पास पूर्ण बढ़त और वर्चस्व होने के कारण स्थिति का उलटफेर तब शुरू हुआ जब लियान चेंगयू को बेरहमी से जमीन पर पटक दिया गया। इतने सारे लोगों के सामने उस घमंडी को इस तरह से अपमानित किया गया कि वह आपा खो बैठा। अचानक हुए उलटफेर और अत्यधिक अपमान की स्थिति में लोगों का दिमाग सुन्न हो जाना आसान था। इस समय लियान चेंगयू का दिमाग बिल्कुल खाली था। उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। वह शांति से अपने और यी यून के बीच ताकत के अंतर का आकलन नहीं कर पा रहा था। उसके मन में बस एक ही विचार था, यी यून को टुकड़े टुकड़े कर देना, मरना। लियान चेंगयू ने दांत पीसते हुए यी यून की ओर छलांग लगाई। टाइगर क्लॉ स्माइट रॉक्स। लियान चेंगयू के पंजे बाहर निकले और उसकी हड्डियां बज उठीं। लियान चेंगयू विशाल जंगल में मार्शल आर्ट का एक विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति था। उसने याओ युआन द्वारा सिखाई गई ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट की मूल भावना को आत्मसात कर लिया था। टाइगर क्लॉ स्माइट रॉक्स के परिणामस्वरूप उसकी हड्डियां और नसें एक साथ गूंज उठीं। अपनी कमर और रीढ़ की शक्ति का उपयोग करते हुए ऐसा लग रहा था मानो कोई असली बाघ उस पर झपट्टा मार रहा हो। लेकिन नतीजों में कोई संदेह नहीं था। ये यून की गति इतनी तेज थी कि वह लियान चेंगयू की क्षमता से कहीं अधिक थी। साथ ही ये यून की दृष्टि युद्ध के बीच में भी सटीक निर्णय लेने में सक्षम थी। निर्णय लेने की उसकी क्षमता चरम पर थी और ये यून का शरीर और शक्ति लियान चेंगयू से कहीं बेहतर थी। इसलिए लियान चेंगयू चाहे जो भी रणनीति अपनाए, ये यून उसे आसानी से विफल कर देगा। लियान चेंगयू की रणनीति को ये यून ने स्वीकार कर लिया। ये यून ने लियान चेंगयू की कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। जोड़ों से का जैसी चटकने की आवाजें आ रही थी। ये यून की मुट्ठियां कसकर बंद हो गईं, जिससे लियान चेंगयू के माथे से अत्यधिक दर्द के कारण पसीना बहने लगा। मैं खुद को कोई महान व्यक्ति नहीं समझता, लेकिन मैं तुम्हारे अपराधों के लिए तुम पर मुकदमा चलाने का हकदार हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ। इस दुनिया में कमजोर गुलाम होते हैं और बलवान स्वामी माने जाते हैं। ये कहते हुए ये यून ने लियान चेंगयू के हाथों को नीचे खींच लिया। लियान चेंगयू के पास विरोध करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसका पूरा शरीर नीचे की ओर झुक गया। तुरंत ही ये यून उछली और लियान चेंगयू की छाती पर घुटने से वार किया। पुआ! लियान चेंगयू ने गुस्से में मुंह भरकर ताजा खून उगला दिया। उसकी लगभग 8 पसलियां टूट गई थीं और उसका शरीर फटे हुए बोरे की तरह हवा में उछला और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। ये यून ने अपने हाथों पर लगे खून को पोंछा और ठंडे स्वर में कहा, दूसरा अपराध, तुमने लियान कबीले के लोगों को पहाड़ों पर जड़ी बूटियां तोड़ने के लिए मजबूर किया। जड़ी बूटियां तोड़ने वालों में बच्चे भी थे, फिर भी उन्हें चट्टानों पर चढ़ना और घाटियों में उतरना पड़ा। अनगिनत लोग गिरकर मर गए और तुम मरने वालों के प्रति उदासीन रहे। कोई सहायता नहीं दी गई। एक बार जड़ी बूटी चुनते समय मैं चट्टानों से गिर गया और मौत के करीब पहुंच गया था। मुझे कब्र में दफना भी दिया गया था। मैं उस हादसे से बच तो गया, लेकिन मुझे कोई मदद नहीं मिली। यहाँ तक कि जब मैं घर लौटकर पतली सी चावल की खिचड़ी खाने बैठा तो मेरी बहन ने मेरे लिए अपना खाना छोड़ दिया। मरे बिना भी मुझे कबीले से न तो सहानुभूति मिली और न ही सांत्वना, बल्कि तुम्हारे गुंडों ने मेरा मजाक उड़ाया, ये सोचकर कि मैं कुछ ही दिन जी पाऊंगा, जबकि मैं एक बार तो बच गया था। ये दूसरा जीवन वह ऋण है जो तुम लियान कबीले के वैद्य बच्चों को और मुझे भी देना चाहते हो। ये शब्द उदासीनता से कहने के बाद ये यून फिर से लियान चेंगयू की ओर चल पड़ा।
लियान चेंगयू उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। लियान चेंगयू के मुंह से सूखे हुए सुनहरी मछली की तरह खून का झाग निकलने लगा। उसकी आंखों में ये यून के प्रति असीम घृणा भरी हुई थी। उसने 10 वर्षों तक अभ्यास किया था और विभिन्न जड़ी बूटियों का प्रयोग किया था। उसकी हड्डियां और आंतरिक अंग बार बार प्रशिक्षित किए गए थे, इसलिए इतने बड़े आघात के बाद भी उसमें लड़ने की क्षमता शेष थी। मैं तुम्हें मार दूंगा। अपमान, क्रोध, आदर्श और वास्तविकता के बीच के अंतर का एहसास और बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश करने में विफलता, साथ ही ये उनके प्रति घृणा ने लियान चेंगयू को पूरी तरह से पागल कर दिया था। इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति चाहे कितनी भी गहरी अवस्था में हो, वह शांत नहीं हो पाएगा। लियान चेंगयू बिल्कुल वैसा ही था। वह ये यून की ओर दौड़ा और उसके चेहरे पर एक मुक्का मारा। बिना किसी संदेह के लियान चेंगयू के मुक्के को ये यून ने आसानी से एक तरफ धकेल दिया। इसके बाद ये यून ने एक मुक्का मारा जो लियान चेंगयू के चेहरे पर लगा। उसे उसी के कर्मों का फल चखाना। पेंग! लियान चेंगयू ने भयानक चीख मारी क्योंकि उसका शरीर हवा में लुढ़क गया और एक बार फिर उड़ गया। ये यून के कारण उसका चेहरा पहले से ही हरे, लाल, बैंगनी और काले रंग से रंगा हुआ था। उस पर हर रंग लगा हुआ था। ये यून ने उसकी नाक पर घूंसा मारा था। ये यून ने उसके सामने के 2 दांत तोड़ दिए थे। तीसरा अपराध यह है कि तुमने राज्य के चयन का इस्तेमाल विशाल जंगल से निकलने के लिए किया और लियान कबीले के खाद्य भंडार का दुरुपयोग करके एक बड़े कबीले से एक वीरान हड्डी का टुकड़ा ले लिया। फिर तुमने लोगों का इस्तेमाल उस वीरान हड्डी को परिष्कृत करने के लिए किया। तुमने उन्हें शहर में लाने के बारे में झूठ बोलकर लोगों को धोखा दिया। क्योंकि हमारे पास भोजन बहुत कम था, इसलिए पिछले कुछ महीनों में लियान कबीले के कई लोग भूख या ठंड से मर गए। मेरी बहन रात भर तीर बनाने में लगी रही ताकि बदले में मुझे जानवर का मांस मिल सके। लेकिन राशन बांटने वाले दिन न सिर्फ जानवर का मांस था, बल्कि अनाज भी नहीं था। बस मोटे अनाज की एक छोटी सी थैली थी। ये तो मानो हम भाई बहनों को मौत के मुंह में भेजने जैसा था। मेरी बहन ने इसका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे गुंडों ने उसे बुरी तरह पीट दिया। ये जीवन लियान कबीले में भूख से मरने वालों के लिए और मेरी बहन के लिए भी तुम्हारा कर्ज है। ये यून का चेहरा ठंडा था, लेकिन उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी थी। उसने लियान चेंगयू के अपराधों का एक एक करके ब्यौरा दिया। वहां खड़े लोग बस अवाक रह गए। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि लड़ाई इस तरह के भयावह दृश्य में बदल जाएगी। सो ये यून लगभग लियान चेंगयू के हाथों मारा ही गया था। सौभाग्य से वह बच गया, लेकिन अब बदला लेने का उसका समय आ गया था। अगर ये यून की बात सच थी तो लियान चेंगयू को पीटना पूरी तरह से जायज था। बेशक ये यून द्वारा उसके निर्जन अस्थि सार की चोरी के लिए लियान चेंगयू द्वारा उसे मारना चाहना भी समझ में आता था। उन दोनों के बीच की कड़वी दुश्मनी आग और पानी के मिल न खाने जैसी थी। इस समय चाहे कोई सही हो या गलत, जिसके पास अधिक शक्ति थी वही सही था। जो कमजोर था वही मृत्यु का पात्र था। ये प्रायः दिव्य साम्राज्य के प्रतिशोध के नियम थे। इस समय योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्य पूरी तरह से स्तब्ध थे। वे बिना कुछ बोले ये यून को ऐसे घूर रहे थे मानो वह कोई भूत हो। लियान चेंगयू और ये यून की लड़ाई एक बच्चे और एक वयस्क के बीच की लड़ाई की तरह थी, पूरी तरह से एक तरफा। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि आज उनके स्वामी की हालत बहुत दयनीय हो सकती है। लियान चेंगयू फिर से चढ़ाई करने लगा। उसका मनोबल लगभग टूट चुका था। हाँ, शारीरिक घावों की तुलना में मानसिक पीड़ा ही वह चीज थी जिसने इसे असहनीय बना दिया। जब लोग इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो वे अपना आपा खो सकते हैं और पागल हो सकते हैं। लियान चेंगयू अभी भी उतना क्रोधित नहीं था, लेकिन वह उस स्थिति के बहुत करीब था। उसने एक बार फिर ये यून पर हमला कर दिया। उसका हमला बिना किसी तकनीक के था। पहले 3 बार ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट की मुद्राएं थीं, लेकिन अब ये सिर्फ क्रूर बल था। ये यून के खिलाफ ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट बेकार साबित होने के कारण ये क्रूर बल ही यून के विरुद्ध अर्थहीन था। लियान चेंगयू ने ये यून के पेट पर एक मुक्का मारा, लेकिन ये यून ने अपने पेट को सिकोड़कर और अपने दांतियान पर अपनी चीख को संघनित करके लियान चेंगयू के मुक्के को वापस ले लिया। यदि यह ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट होता तो ये यून को सीधे वार का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन इस तरह के मुक्के और लगातार 3 जोरदार वार झेलने के कारण लियान चेंगयू की आक्रमण शक्ति काफी कम हो गई थी, इसलिए ये यून बिना ज्यादा दबाव के इसे झेलने में सक्षम था। लियान चेंगयू का मुक्का लगने के बाद ये यून के मुंह से एक दबी हुई सी आवाज निकली, लेकिन ये यून ने एक कदम भी पीछे नहीं लिया। वह लियान चेंगयू को घूर रहा था। चौथा अपराध, तुमने जनता को विद्रोह के लिए उकसाने के कारण मुझसे नफरत की और चुपके से मुझ पर हमला किया, जिससे मैं मौत के कगार पर पहुंच गया। इस जीवन के लिए तुम मेरे ऋणी हो। ये कहते हुए ये यून ने लियान चेंगयू के पेट में एक घूंसा मारा। पेंग! लियान चेंगयू का शरीर झींगा मछली की तरह सिकुड़ गया। लियान चेंगयू चाहे जिस तरह से ये यून पर हमला करे, ये यून ठीक उसी तरह से पलटवार करेगा। अध्याय 113, लियान चेंगयू की बेरहमी से पिटाए। लियान चेंगयू कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था। उसने खाया हुआ खाना और खून दोनों उल्टी कर दिए थे। उसकी हालत बेहद दयनीय थी। 5वां अपराध, तुमने कबीले की जवान लड़कियों को अपनी गुलाम बनाने के लिए चुना। तुमने न सिर्फ उनके शरीर का शोषण किया, बल्कि उन्हें प्रताड़ित भी किया। तुम मेरी 15 साल की बहन पर बुरी नजर रखते थे। तुमने उसे कोने में धकेलकर अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश की। कबीले की जवान लड़कियों और मेरी बहन को यही सजा मिलनी चाहिए। लियान चेंगयू जमीन पर लेटा हुआ था और उसका सिर ये यून की ओर था। ये यून ने सीधे उसके सिर पर लात मारी। पेंग! एक धड़ाम की आवाज के साथ लियान चेंगयू एक गेंद की तरह हवा में उछली और पीछे की ओर लुढ़कती हुई जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ी। कुछ देर जमीन पर लुढ़कने के बाद वह शरीर फैलाकर जमीन पर लेट गया। उसकी नाक की हड्डी पूरी तरह चकनाचूर हो गई थी। किसी भी दिव्य औषधि के बिना लियान चेंगयू का चेहरा विकृत हो जाता। लियान चेंगयू की नाक अब केवल 2 खून से लथपथ छेद रह जाती।
मैं तुम्हें मार डालूंगा। लियान चेंगयू को बोलने में भी कठिनाई हो रही थी। हर शब्द के साथ उसके मुंह के कोनों से खून निकल रहा था। वह पागल हो गया था। दरअसल अगर लियान चेंगयू हार मान भी लेता तो ये यून उसे मौका ही नहीं देता। जैसे ही लियान चेंगयू मुंह खोलने की कोशिश करता, ये यून आसानी से उसकी ठुड्डी तोड़ देता। यह कोई प्रतियोगिता नहीं बल्कि प्रतिशोध था। झांग टैन ने भी इसकी अनुमति दी और प्रतिशोध का सुझाव देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लियान चेंगयू था। उसने खुद ही अपनी कब्र खोदी। चूंकि लियान चेंगयू ने पहले ही उसकी कब्र खोद दी थी, तो क्या ये यून इसका फायदा उठाकर उसे दफना नहीं देगा और फिर फावड़े से उसे मिट्टी से नहीं भर देगा। जब ये यून पास आया तो जमीन पर लेटा हुआ लियान चेंगयू अचानक उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगा जैसे उसने अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा कर ली हो और ये यून को मुक्का मार दिया हो। यह मुक्का स्वाभाविक रूप से ये यून के लिए कोई खतरा नहीं था, लेकिन यह एक नकली चाल थी। जैसे ही लियान चेंगयू का मुक्का आधी दूरी तय कर पाया, उसने अचानक अपनी मुट्ठी खोल दी और 3 उड़ते हुए खंजर निकाल दिए। छिपा हुआ हथियार। ये तीनों उड़ने वाले खंजर बर्फीली धातु से बने थे। इनकी धार नीली चमक रही थी और ऐसा लग रहा था मानो इनमें जहर मिला हो। ये लियान चेंगयू का जीवन रक्षक तुरुप का पत्ता था। इसका इस्तेमाल करना ही उसका आखिरी उपाय था। हालांकि ये यून ने लियान चेंगयू की चालों को पहले ही भांप लिया था। जैसे ही उड़ते हुए खंजर निकले, ये यून का शरीर एक तरफ झुक गया और उसकी उंगलियों ने 3 बार टैप किया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, 3 धातु की खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। तीनों उड़ते हुए खंजरों को ये यून ने मार गिराया था। इसके तुरंत बाद ये यून ने लियान चेंगयू के कंधे को पकड़ा और उसकी हड्डियों को मरोड़ दिया। काचा। जिस हाथ से लियान चेंगयू ने छिपा हुआ हथियार फेंका था, उसे ये यून ने तोड़ दिया था। लियान चेंगयू पसीने से तरबतर होकर दर्द से कराहट थी। लियान चेंगयू का दाहिना हाथ एक अजीब कोण पर मुड़ा हुआ था और उसमें से एक सफेद हड्डी बाहर निकली हुई थी। छठा अपराध। तुमने लियान कबीले के लोगों से झूठ बोला और उनसे विषैले वीरान हड्डियों को शुद्ध करवाया। जब उन्होंने अपनी सारी शक्ति और मूल्य खो दिया तो तुमने उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया। वे केवल अपनी मृत्यु का इंतजार कर सकते थे, लेकिन लोग अज्ञानी थे। उन्हें अपनी मृत्यु का कारण नहीं पता था। तुमने उन्हें गुमराह किया और उनसे अपने लिए काम करवाते रहे। इसी कारण लियान कबीले के 20 तंदुरुस्त पुरुष मारे गए। ये तंदुरुस्त पुरुष अपने परिवारों के भरण पोषण करता थे। उनके मरने के बाद बची हुई विधवाओं और अनाथों के सामने घोर निराशा का पहाड़ खड़ा हो गया। ये जीवन उन तंदुरुस्त पुरुषों, उनकी पत्नियों और बच्चों और मुझ पर तुम्हारा कर्ज है जो शहीद हो गए। इतना कहकर ये यून ने लियान चेंगयू की गर्दन पकड़ी और एक झटके में उसे ऊपर उठा लिया। दूर से देखने पर लियान चेंगयू किसी लटके हुए सुअर के मांस के टुकड़े जैसा लग रहा था। इसके बाद ये यून ने लियान चेंगयू का सिर जमीन पर पटक दिया। धमाका। जमीन फिर से फट गई। लियान चेंगयू का चेहरा बुरी तरह से क्षत विक्षत हो चुका था। उसका आधा शरीर मलबे में दब गया था। चट्टानें खून से लाल हो गई थी, जिससे उसकी दयनीय हालत का पता चलता है। 7वां अपराध। तुमने स्वस्थ पुरुषों की मृत्यु का कारण बनने वाली निर्जीव हड्डियों को संवर्धित किया, फिर भी तुमने मुझे फंसाया। तुमने कहा कि मैं महामारी से संक्रमित हो गया था और मुझ पर प्रेत बाधा आ गई थी, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हुई। लोगों को सच्चाई का पता नहीं था और वे मुझसे घृणा करते थे। ये घृणा तुम्हें धिक्कार दे। ये कहते हुए उसने लियान चेंगयू का सिर अपने पैर से कुचल दिया। काचा। ये यून के पैरों तले रौंदने से पत्थरों का ढेर धड़ाम से टूट गया। लियान चेंगयू ने एक भी आवाज नहीं निकाली। उसका सिर जमीन में धंसा हुआ था, उसका शरीर लगातार फड़फड़ा रहा था। ये यून ने लियान चेंगयू के 7वें अपराध को गिन लिया था और उसे 7 बार पीटा था, लेकिन अब लियान चेंगयू उठ नहीं सकता था। युवा स्वामी। लियान कबीले के सदस्य पीले पड़ गए और उनकी आवाज कांपने लगी। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना छोटा और सीधा सादा, आसानी से दबने वाला यून अचानक इतनी भयानक शक्ति धारण कर लेगा। उसने उनके महान और शक्तिशाली स्वामी लियान चेंगयू को परास्त कर दिया था। लियान कबीले के योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्य ही नहीं, बल्कि ताओ कबीले के लोग भी कांप उठे। यह कोई प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक क्रूर हत्या थी। ये यून बहुत ही निर्दयी थी, लेकिन उसकी बातों के आधार पर यह स्पष्ट था कि उसके और लियान चेंगयू के बीच गहरी दुश्मनी थी। ये यून द्वारा उसके खिलाफ की गई कार्रवाई अनुचित नहीं थी। लियान चेंगयू के कृत्य वास्तव में शैतानी और निर्दयी थे, लेकिन उस विशाल निर्जन वन क्षेत्र में इस तरह की बातें आम थीं। एक विशेषज्ञ होने के नाते व्यक्ति दूसरों के भाग्य का निर्धारण कर सकता था, इसलिए यदि कोई निर्मम कार्य भी करता तो उसे दंडित नहीं किया जाता। इसके विपरीत उसके पास गुंडों का एक समूह होता जो लोगों पर अत्याचार और शोषण जारी रखने के लिए उसका अनुयायी या सहयोगी बनने को तैयार रहता। लेकिन हत्यारों को भी मारा जा सकता है। जिस दिन कोई कमजोर पड़ जाता है, उसका अंजाम बेहद दयनीय होता है। इस समय भी यून के चेहरे पर दया का कोई भाव नहीं था। उसने एक हाथ से लियान चेंगयू के कांपते हुए पैर को पकड़ा और उसे मलबे से बाहर खींच लिया। इस स्तर पर यून ने लियान चेंगयू को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था, यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसे पहचान नहीं पाएगी। यून ने लियान चेंगयू को उल्टा कर दिया। उसका चेहरा जमीन से छू रहा था। लियान चेंगयू एक ब्रश की तरह था, जमीन पर एक स्ट्रोक से लाल लकीर बन गई। ये लाल तरल उसका खून था, स्याही नहीं। लियान चेंगयू की दयनीय हालत देखकर भी यून नहीं रुका, मानो उसके हाथ में जीवन और मृत्यु का फैसला करने वाली कोई किताब हो। वह मृत्यु के देवता हेड्स की तरह था, जो किसी व्यक्ति के गुणों और अपराधों का न्याय करता है। यून ने लियान चेंगयू के अपराधों का बखान करना जारी रखा। 8वां अपराध। तुमने लोगों को मेरी बहन पर हमला करने के लिए उकसाया, यहाँ तक कि घर भी जला दिया गया। मेरी बहन बिल्कुल अकेली थी और मेरे लापता होने की खबर मिलने के बाद गांव वालों ने उसे खूब सताया। इतना बड़ा आघात लगने से वह लगभग मानसिक रूप से टूट गई थी। मैंने अपनी बहन की रक्षा करने की कसम खाई थी, फिर भी तुमने उसे कोने में धकेल दिया। इस जान का बदला तुम मुझे और मेरी बहन को चुकाओगे।
इतना कहते हुए यी यून ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और लियान चेंगयू का शरीर हवा में उछल गया। तभी यी यून ने उसे एक लात मारी। पेंग! लियान चेंगयू गेंद की तरह उड़ गया और चारों ओर खून के छींटे बिखेर दिए। इसे देखकर कई लोगों ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और गहरी सांस ली। ये बच्चा वाकई बहुत निर्दयी था। जिन बच्चों ने उस दिन कैफेटेरिया में यी यून का सामना किया था, खासकर समूह का नेतृत्व करने वाली 14 वर्षीय छोटी लड़की, डर से कांप रही थी। उनके छोटे छोटे चेहरे पीले पड़ गए थे और वे बेहद डरे हुए थे। ये छोटा और दिखने में साधारण सा भाई तो शैतान था। उसके मासूम दिखने वाले बाहरी रूप के पीछे घनी पूंछ वाला एक क्रूर भेड़िया छिपा था। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि अगर उस शैतान ने अपना 10वां हिस्सा नहीं 100वां हिस्सा भी छोड़ दिया होता तो क्या होता। उनका क्या होता, यह अकल्पनीय था। नहीं, और वार मत करो, हमारे युवा स्वामी हार मान लेते हैं, हार स्वीकार कर लेते हैं। योद्धा प्रशिक्षण शिविर के एक सदस्य ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। ये यून ने भावहीन चेहरे से उस व्यक्ति की ओर देखा। ये यून की आंखों में ऐसा भाव था मानो उसने किसी देवता का वध किया हो। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसका शरीर घातक आभा से घिरा हुआ था। योद्धा प्रशिक्षण शिविर का सदस्य ये यून की आंखों को देखकर कांप उठा। धड़ाम से वह जमीन पर गिर पड़ा। ये यून का दबदबा बेहद जबरदस्त था। उसने लियान चेंगयू को बुरी तरह पीटा था। लियान चेंगयू का गुलाम होते हुए उस आदमी में ये यून का सामना करने का साहस कैसे आ सकता था? तुमने क्या कहा? ये यून ने सवाल करते हुए पूछा। वह आदमी तुरंत चुप हो गया क्योंकि उसे अपने कहे शब्दों पर पछतावा हो रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। ये कहते हुए वह कांप रहा था और झांग टैन की ओर देख रहा था। उम्मीद कर रहा था कि झांग टैन ही यून को और हिंसा करने से रोक देगा। ये यून को रोकने वाला एकमात्र व्यक्ति झांग टैन ही था। ये स्पष्ट था कि कौन जीता था। झांग टैन के एक शब्द बोलते ही ये यून को रुकना पड़ता था। लेकिन झांग टैन एकदम शांत था, मानो जो कुछ भी हुआ हो उससे उसका कोई लेना देना ही न हो। अध्याय 114 स्वयं द्वारा उत्पन्न बुराई को सहन करना सबसे कठिन होता है। जिनलॉन्ग वेई की सेना ने साजिश रचने और पीठ पीछे वार करने पर रोक लगा रखी थी, लेकिन उन्होंने लोगों को निष्पक्ष और उचित तरीके से बदला लेने से नहीं रोका था। दरअसल यह एक ऐसी दुनिया थी जहां कानून कमजोर थे। बदला लेना एक सर्वमान्य सिद्धांत था और इससे मार्शल आर्ट के एक रिवाज के रूप में बढ़ावा दिया जाता था। ताया दिव्य साम्राज्य के कांस्टेबल और न्यायाधीश भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके अलावा इस प्रतिशोध की शुरुआत स्वयं लियान चेंगयू ने की थी। एक योद्धा के रूप में जिसने जीवन मरण की लड़ाई शुरू की थी, उसे अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए था। इसलिए झांग टैन बस देखता रहा और उसने कोई दखल नहीं दिया। योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्य चाहे कितनी भी इच्छा रखते हो कि झांग टैन प्रतियोगिता समाप्त कर दे, ये व्यर्थ था। लेकिन अगर स्थिति इसके उलट होती, जहां लियान चेंगयू ने ये यून को बेरहमी से पीटा होता, तो झांग टैन हस्तक्षेप करता। अंततः यही एक व्यक्ति के मूल्य का अंतर था। ये यून के लिए पर्पल एयर कम्स फ्रॉम द ईस्ट को प्रेरित करने की क्षमता को देखते हुए वह संभवतः भविष्य में एक मानव स्वामी बन जाएगा। भला लियान चेंगयू भला उसकी बराबरी कैसे कर सकता है? लियान चेंगयू ने अपने मूल्यांकन में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन ये केवल ताओ कबीले के 1000 मील के दायरे के भीतर ही था। संपूर्ण क्लाउड वाइल्डनेस में ताओ कबीले के आकार के कई आदिवासी कबीले थे। झांग टैन द्वारा संचालित किंगडम का चयन पूरे क्लाउड वाइल्डनेस में मौजूद कई चयनों में से एक था। लियान चेंगयू जैसी प्रतिभा की बात करें तो जिनलॉन्ग वेई के लिए उसे टीम में लेना बुरा नहीं था, लेकिन उसे टीम में न लेना भी कोई नुकसान नहीं था। झांग टैन ने लियान चेंगयू और ये यून के बीच की दुश्मनी को पहले ही भांप लिया था। इन दोनों के बीच का अंत होना ही था। जिनलॉन्ग वेई की सेना में उन्हें एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचने और संघर्ष को जन्म देने के बजाय बेहतर यही था कि उन्हें चयन प्रक्रिया के दौरान ही आपस में लड़ने दिया जाए। दोनों में से किसे चुनना है, ये स्पष्ट था। किसी प्रतिभा को अपने साथ जोड़ना जिनलॉन्ग वेई के लिए एक बड़ा योगदान था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो एक कुशल शिष्य को प्रशिक्षित करने से झांग टैन को भी लाभ होता। भविष्य में ये यून को झांग टैन का शिष्य माना जा सकता था, इसलिए यदि ये यून भविष्य में वास्तव में सफल होता है तो झांग टैन को भी गौरव प्राप्त होगा। इसलिए जब झांग टैन ने पहले ये यून से उसकी साधना के स्तर के बारे में पूछा था, तब उसने इस युद्ध के परिणाम का पहले ही अनुमान लगा लिया था। ये यून का लियान चेंगयू से पहले दौर में मिलना भी झांग टैन द्वारा जानबूझकर योजनाबद्ध किया गया था। लियान चेंगयू का अंत शुरू से ही दुखद होना तय था, लेकिन अगर लियान चेंगयू ने ये यून को मारने के लिए कानूनी खामी का फायदा उठाने की कोशिश करके और झांग टैन को डटकर मुकाबला करने के लिए मजबूर करके अपनी ही कब्र न खोदी होती, तो शायद लियान चेंगयू का अंत इतनी दयनीय स्थिति में नहीं होता। बस यही कहा जा सकता है कि अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को सहना सबसे कठिन है। 9वां अपराध, तुमने लियान कबीले के संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया, जड़ी बूटियों के पहाड़ को सुखा दिया, मवेशियों और शिकारी कुत्तों का वध किया। अपने भविष्य को संवारने के लिए तुमने लियान कबीले के साथ सारे संबंध तोड़ दिए, उन्हें अपनी वेदी पर बलि चढ़ा दिया। तुम लियान कबीले के लोगों के ऋणी हो। 10वां अपराध, हमारा निजी बदला कभी खत्म नहीं होगा। तुम मुझे मारना चाहते थे, मुझे जीते जी मौत देना चाहते थे। आज राज्य के चुनाव में तुमने परीक्षक से पूछा अपनी कुटिल खुशी के लिए मुझे बाहर करने की उम्मीद में। अगर मैं एक बात को आजाद कर दूं जिससे तुम्हें ठीक होने और मुझसे बदला लेने का मौका मिले, मेरे अपनों को नुकसान पहुंचाने का मौका मिले, तो आज मैं जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, भविष्य की सारी मुसीबतों को खत्म कर दूंगा। ये यून के ऐसा कहने के बाद उसने मरणासन लियान चेंगयू को उठाया और उसके चलते हुए हाथ को कुचल दिया और 2 मुक्कों से उसके घुटनों की हड्डियां तोड़ दी। घुटनों की हड्डियां टूट जाने के कारण वह खड़ा नहीं हो सका। ये यून ने लियान चेंगयू को पकड़ा और एक और मुक्का मारा। पेंग! एक जोरदार आवाज के साथ आखिरी मुक्का लियान चेंगयू के डाटियन पर लगा। लियान चेंगयू का शरीर अचानक बुरी तरह कांपने लगा।
उसके शरीर में कई जगह हड्डियां टूट गई थी और नसें भी कट गई थी, लेकिन आखिरी वार सीधे उसके दांतियान पर हुआ था। लियान चेंगयू अब एक खाली टोकरी की तरह हो गया था और अब उसमें ऊर्जा का भंडारण करने की क्षमता नहीं बची थी। यदि वह स्वर्ग पृथ्वी युआनची को अपने शरीर में प्रवेश करने के लिए प्रेरित भी करता है, तो यह युआनची उसके शरीर में भटकती हुई उसके सभी छिद्रों से बाहर निकल जाएगी और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ेगी। शरीर को ऊर्जा न मिलने, नसों के कटने और हड्डियों के टूटने के कारण लियान चेंगयू को ठीक होने में बहुत कठिनाई होगी। वह जीवन भर अपन रहेगा और कई वर्षों तक बिस्तर पर पड़ा रहेगा। ये यून ने लियान चेंगयू को पूरी तरह से अपन कर दिया। जैसे ही ये यून ने लियान चेंगयू को अपन किया, उसे अत्यंत ताजगी का अनुभव हुआ। अंतिम प्रहार ने ये यून को तृप्ति और आनंद का अनुभव कराया। महीनों से दबी हुई नफरत, दुश्मनी और उसने जितने भी कष्ट झेले थे, वे सब उस क्षण बाहर निकल आए। ताजगी महसूस होने पर बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा सीधे ये यून के सिर तक पहुंची, जिससे उसकी आत्मा को पोषण और ताजगी मिली। प्राचीन काल में जब लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे, तो वे बदला लेने का काम शीघ्रता से निपटाते थे। शायद यही कारण था कि इससे मन और हृदय शांत होते थे, जिससे सफलता प्राप्त करने में आने वाली बाधाएं कम हो जाती थीं। एक झटके में लियान चेंगयू का शरीर एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसने सांस लेने से ज्यादा सांस छोड़ी। लियान चेंगयू का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें बेजान थीं। उसकी पुतलियां धुंधली थीं। वह जमीन पर बेसुध पड़ा था। इस तरह की गंभीर चोटें, जिसमें उनकी मार्शल आर्ट की शक्तियां नष्ट हो गईं और नसें टूट गईं, महत्वाकांक्षी लियान चेंगयू के लिए एक घातक आघात था। वह जीते जी मौत का सामना कर रहे थे। युवा स्वामी लियान कबीले के योद्धा प्रशिक्षण शिविर के कुछ सदस्य स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। जब उनके गुरु को ये यून ने अपन कर दिया, तो वे अब कहाँ जाते। वहां के लोग, योद्धाओं की तैयारी, शिविर के अन्य सदस्य और लियान कबीले के उच्च अधिकारी सभी उनके द्वारा अच्छी खबर लेकर लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि लियान चेंगयू के अपन होने की खबर मिलने पर लियान कबीले के उच्च अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया होगी। ताओ कबीले के लोग भी स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। लियान कबीले के आंतरिक संघर्ष में उनके मन में दूसरों की पीड़ा पर प्रसन्नता का भाव था, लेकिन जल्दी वे हंस नहीं सके। ये यून बेहद खूंखार था। उसकी ताकत और निर्णायकता की निर्ममता ने उन्हें कपकपा दिया। ये यून ने लियान चेंगयू को आसानी से घायल कर दिया। अगर उसे 10 अपराधों को गिनना न पड़ता, तो प्रक्रिया और भी कम समय में पूरी हो जाती। ये यून का साधना स्तर क्या है? लोगों को लियान चेंगयू की ताकत का सहज ज्ञान था, क्योंकि जब उसने सफेद जैद के मंच पर प्रदर्शन किया था, तो उसने आसानी से एक रोलर के आकार के काले लोहे के पत्थर को चकनाचूर कर दिया था। ये कहा जा सकता है कि राज्य के चयन में भाग लेने वाले नश्वर रक्त योद्धाओं में उसकी ताकत आसानी से शीर्ष 10 या यहाँ तक कि शीर्ष 5 में भी थी। लेकिन ये यून ने ऐसे व्यक्ति को आसानी से घायल कर दिया था। यह कोई लड़ाई नहीं, बल्कि नरसंहार था। ये यून के पास कौन सी शक्ति थी? ये यून को नश्वर रक्त क्षेत्र में होना चाहिए। वह केवल 12 वर्ष का है, इसलिए वह बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। और यदि उसने वास्तव में बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश कर लिया होता, तो जिनलॉन्ग वे उसे लियान चेंगयू के साथ अखाड़े में लड़ने की अनुमति नहीं देते, जिसके कारण लियान चेंगयू की इतनी बुरी तरह पिटाई हुई। ये यून का स्तर ची गैद्र क्षेत्र के शिखर पर होना चाहिए। ताओ जनजाति के एक योद्धा ने अपना निर्णय सुनाया। उसका स्तर बुरा नहीं था, लेकिन चूंकि उसकी उम्र 28 वर्ष से अधिक थी, इसलिए वह राज्य के चयन में भाग नहीं ले सकता था। पीक की गैद्र, तो फिर ये लियान चेंगयू के बराबर है। लेकिन जब उनकी लड़ाई हुई तो इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? कई आम लोग हैरान थे। उनके लिए तो सभी की गैद्र स्तर के शिखर पर थे, इसलिए उनकी ताकत लगभग एक जैसी होनी चाहिए थी। ये सवाल निरर्थक है, उस व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा। तो क्या हुआ अगर वे दोनों पीक की गैद्र हैं? यह मत भूलो कि ये उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन मिस्टिक रैंक ग्रेड 5 के रूप में किया गया था। रहस्यवादी रैंक ग्रेड 5। उस व्यक्ति के शब्दों से आसपास के लोग स्तब्ध रह गए। हाँ, ये उनको जिनलॉन्ग वेई द्वारा मिस्टिक रैंक ग्रेड 5 का दर्जा दिया गया था, जो उनके कबीले के 3 युवा स्वामियों से कहीं अधिक था। वह प्रतिभाशाली युवा सरदार था। बड़ा होकर वह एक कुलीन व्यक्ति बन सकता था। ताओ कबीले के लोग पहले तो आश्वस्त नहीं थे, लेकिन अब वे अवाक रह गए थे। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि ये यून की प्रतिभा और ताकत उसकी रैंकिंग के अनुरूप थी। जब ये यून ने सफेद जैद के मंच पर अपनी तकनीक का प्रदर्शन किया, तो उसने अपनी ताकत नहीं दिखाई, क्योंकि वह ऐसा करना नहीं चाहता था। अगर ये यून कोशिश करना चाहता, तो काले लोहे के पत्थर को तोड़ना बहुत आसान होता। ताओ यूनिक्सियाओ और हुया के कट्टर प्रशंसक सब चुप हो गए थे। ये यून की शक्ति का प्रदर्शन हो जाने के बाद उनके पास विवाद का कोई आधार नहीं बचा था। सच्चाई ने साबित कर दिया कि जिनलॉन्ग वेई ने अपने आकलन में कोई गलती नहीं की थी। ये यून ने प्रारंभिक दौर में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी खामी का सहारा नहीं लिया था, और ये यून का प्रदर्शन उनकी अदूरदर्शिता के कारण ही उनकी समझ से परे था। अध्याय 115 लगातार विजय। लियान चेंगयू को लियान कबीले के योद्धा प्रशिक्षण शिविर के लोगों द्वारा बाहर निकाला गया। अखाड़ा खून के तालाबों से भरा हुआ था। आकाश में हवाई यान में बैठे बूढ़े सू ने इस दृश्य को देखकर मुस्कुरा दिया। ये लड़का वाकई दृढ़ निश्चयी है। मुझे ये पसंद आया। बूढ़ा सू दिखने में भले ही सौम्य और मिलनसार लगे, लेकिन वह कोई भिक्षु नहीं था। ये यून ने जो किया वह उसे पसंद आया। भविष्य में किसी भी प्रकार के खतरे की संभावना को पूरी तरह से खत्म करना आवश्यक था। वास्तव में अगर बूढ़े सू ने ये काम खुद किया होता, तो वह और भी निर्दयी होते। बूढ़े सू के बगल में लिन शिंटोक बैठी थी। उसने यी यून द्वारा लियान चेंगयू के साथ किए गए दुर्व्यवहार की पूरी प्रक्रिया देखी थी। वह भले ही पवित्र और दुनिया से अलग थलग रहती हो, लेकिन वह ऐसी दयालु परी नहीं थी जो चींटी को भी कुचलने से कतराती हो। महत्वपूर्ण मुद्दों पर लिन शिंटोक के अपने विचार और सिद्धांत थे। लिन शिंटोक ने कहा, गुरुजी, कल रात मैंने यी यून के साथ फिर से अभ्यास किया।
उसकी बोध क्षमता बहुत अधिक है और वह तेजी से विकास कर रहा है। उसकी शक्ति शायद बैंगनी रक्त स्तर के योद्धा के बराबर न हो, लेकिन वह उससे बहुत दूर भी नहीं है। अरे वाह, इस विशाल जंगल में तो वो वाकई कमाल का है। देखते रहिए, कुछ और राउंड के बाद उसका मुकाबला ताओ यूनिक्सियाओ से होगा। शायद हमें कोई चौंकाने वाला सरप्राइज देखने को मिले। हवाई यान के नीचे ताओ यूनिक्सियाओ उदास मन से लियान चेंग्यू को देख रही थी, जिसकी सांसें लगभग खत्म हो चुकी थीं। इस समय सभी को पता था कि नश्वर रक्त योद्धाओं की इस प्रतियोगिता में केवल ताओ यूनिक्सियाओ और ये यून ही प्रथम स्थान के लिए लड़ रहे थे। ताओ यूनिक्सियाओ को लियान चेंग्यू की ताकत का कुछ अंदाजा था। हालांकि लियान कबीले के योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्य निकम्मे थे, लेकिन उनके गुरु लियान चेंग्यू में कुछ क्षमता तो थी। लेकिन अब उनकी इतनी बुरी तरह पिटाई हुई थी कि वे बुरी तरह घायल हो गए थे। यह एक विनाशकारी घटना थी। यहाँ तक कि अभिमानी ताओ यूनिक्सियाओ को भी उनके खिलाफ दबाव महसूस हुआ। पिताजी, मैं आपको पैतृक धरोहर का उपयोग करने की अनुमति चाहती हूँ। ताओ यूनिक्सियाओ ने अपने पिता को यह संदेश भेजा। ताओ यूनिक्सियाओ ने मूल रूप से निहत्थे रहकर अपनी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसे यून को हराने के लिए पैतृक कलाकृति की आवश्यकता थी। ताओ यूनिक्सियाओ की विशेषज्ञता तलवारबाजी में थी। स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारों के साथ स्त्री पुरुष तलवार जोड़ी की स्त्री तलवार का उपयोग करके ताओ यूनिक्सियाओ को विश्वास था कि वही यून को हरा सकता है। भले ही वही यून के मुकाबले का न हो, ताओ यूनिक्सियाओ फिर भी पैतृक कलाकृति की निषिद्ध ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। एक बार जब वह उस निषिद्ध ऊर्जा का उपयोग कर लेता तो वह युद्ध में छलांग लगा सकता था। ताओ कबीले की पैतृक कलाकृति का उपयोग करके जीत हासिल करना कोई शानदार जीत नहीं थी, लेकिन ताओ यूनिक्सियाओ को इसकी इतनी परवाह नहीं थी। ताओ यूनिक्सियाओ के पिता एक पल के लिए चुप हो गए। वे चुपचाप बड़े बुजुर्ग से बातचीत कर रहे थे। बहुत समय बाद गुरुदेव ने ताओ यूनिक्सियाओ को अपनी आवाज सुनाई। यूनिक्सियाओ, सावधान रहो कि पैतृक कलाकृति का उपयोग करते समय तुम्हें जीतना होगा, हारना नहीं। हमारे ताओ कबीले की पैतृक कलाकृति का 1000 साल पुराना इतिहास है। इस कलाकृति की रक्षा ताओ कबीले के आध्यात्मिक संरक्षक करते हैं। अगर आप इस पैतृक कलाकृति को हाथ में लेकर भी किसी छोटे कबीले के आम आदमी से हार जाते हैं तो ये हमारे पूर्वजों का सबसे बड़ा अपमान होगा। यहाँ तक कि इस पैतृक कलाकृति में निहित सभी आशीर्वाद भी व्यर्थ हो जाएंगे। इस विषय पर वरिष्ठ पादरी ने काफी देर तक विचार विमर्श करने के बाद ही कोई निर्णय लिया था। ताओ जनजाति के पूर्वजों की यह कलाकृति न केवल एक सुरक्षात्मक हथियार थी, बल्कि इसका उपयोग अनुष्ठानों में भी किया जाता था। कई चीजें दांव पर लगी थीं। विशाल वन्य जीवन में अनुष्ठानों से संबंधित हर चीज पर विशेष ध्यान दिया जाता था। युद्ध में पूर्वजों की कलाकृति का उपयोग करना जनजाति के गौरव से जुड़ा था। ताओ यूनिक्सियाओ ने कहा, कुलपति जी, चिंता मत कीजिए। पैतृक कलाकृति के साथ मेरी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे मेरी जीत सुनिश्चित होगी। ताओ यूनिक्सियाओ ने यह बात बिल्कुल सहज भाव से कही। उसे पूरा विश्वास था कि वह युद्ध जीत जाएगा। वह निश्चित शक्ति का प्रयोग करने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। ... ये यून के मंच पर आने के बाद मैच काफी शांतिपूर्ण हो गए। इससे पहले झांग टेन ने कहा था कि यदि कोई शत्रुता हो तो उसे अखाड़े में सुलझाया जा सकता है और जिन लॉन्ग वेई इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जिनके बीच कोई शत्रुता नहीं थी उन्हें मृत्यु तक लड़ने की अनुमति नहीं थी। आवश्यकता पड़ने पर जिन लॉन्ग वेई लड़ाई समाप्त कर देगा। हालांकि ताओ कबीले के अभिजात वर्ग ने बड़े ही शानदार तरीके से लड़ाई लड़ी, लेकिन ये यून द्वारा लियान चेंग्यू की पिटाई के दृश्य प्रभाव की तुलना में अभी भी बहुत बड़ा अंतर था। लोग ये यून और ताओ यूनिक्सियाओ के बीच होने वाले अंतिम युद्ध की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। उस दिन 20 से अधिक मैच थे। दोपहर में ये यून का एक और दौर ताओ कबीले द्वारा प्रशिक्षित एक कुलीन टीम के खिलाफ था। ये व्यक्ति अच्छी कद काठी का था और उसकी उम्र 20 वर्ष के आसपास थी। प्रारंभिक और सेमीफाइनल में उसके परिणाम लियान चेंग्यू से खराब नहीं थे। ताओ कबीले के कुलीन लोग बड़े स्वाभिमानी थे। एक छोटे कबीले के वारिस के सामने वे जरा भी ध्यान नहीं देते। एक छोटे कबीले का वारिस, ये क्या बात है। लेकिन आज इस मंच पर ये यून का सामना करते समय उस लंबे युवक में ऐसा कोई गुस्सा नहीं था। वह भली भांति जानता था कि वह मानव वेश धारण किए इस दरिंदे का मुकाबला नहीं कर सकता। ताओ कबीले के सभी नश्वर रक्त योद्धा ताओ यूनिक्सियाओ को छोड़कर उसके सामने टिक नहीं सकते थे। मैच शुरू। झांग टेन ने घोषणा की। ये यून ने कोई मुद्रा नहीं अपनाई। लंबे कद के युवक का दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि जिस अखाड़े में वह खड़ा था उस पर अभी भी यून के पिछले मैच के खून के धब्बे थे। 12 साल का वह लड़का जो उससे लंबाई में एक सिर छोटा था, यकीनन एक दानव था। ये यून के सामने उसकी शक्ति बहुत कम थी। अगर उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो उसका हाल भी लियान चेंग्यू जैसा हो सकता है और राज्य के चयन में उसका मौका हाथ से निकल सकता है। लेकिन वह तुरंत हार स्वीकार नहीं कर सकता था। ये ताओ कबीले का इलाका था। ताओ कबीले के सदस्य के रूप में वह कबीले की शान का प्रतिनिधित्व करता था। बिना लड़ाई के भाग जाना बहुत शर्मनाक होता। वह लंबा युवक पूरी तरह से प्रतिबद्ध था। क्या तुम मुझसे 3 वार सहने की हिम्मत रखते हो? उसके दिमाग में एक विचार कौंधते हुए उसने कहा। आगे बढ़ो, ये यून ने लापरवाही से कहा। ताकत में अंतर होने के कारण उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि दूसरा पक्ष पहले हमला करे। लंबा युवक सतर्क था और लगातार ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट की चालों का इस्तेमाल कर रहा था। भयंकर बाघ पहाड़ से नीचे उतरता है। बाघ धूल उड़ाते हुए नीचे उतरा। ड्रैगन टाइगर से लड़ता है। तीनों बार इतने जोरदार थे कि मांसपेशियां और हड्डियां चटकने की आवाज आए। ये लंबा चौड़ा युवक शक्ति से भरपूर था, लेकिन उन तीनों चालों का ये यून पर कोई असर नहीं हुआ। ये यून ने फुर्ती दिखाते हुए आसानी से हमलों को नाकाम कर दिया। शुरू में ये यून ने सोचा कि वह 3 चालों के बाद हमला कर सकता है, लेकिन उस लंबे युवक ने अप्रत्याशित रूप से अपने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारी मार्शल आर्ट बहुत मजबूत है। मैं अपनी कमजोरी स्वीकार करता हूँ, मैं हार मानता हूँ।
इतना कहकर वह लंबा युवक मुड़ा और बिना देरी किए अखाड़े से बाहर चला गया। इससे ये उनके मन में मिलीजुली भावनाएं उत्पन्न हुई। वह समझ गया था कि युवक जानता था कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन तुरंत हार स्वीकार नहीं कर सकता था। इसलिए उसने 3 बार हमला करके औपचारिकता निभाई। चूंकि ये ने उसे ऐसा करने दिया था, इसलिए उसे घायल होने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। 3 चालों के बाद वह खुलेआम हार स्वीकार कर सकता था। यह व्यक्ति वाकई बहुत चालाक था। हालांकि उस लंबे युवक ने हार स्वीकार कर ली थी, लेकिन उसने गरिमा के साथ हार मानी थी। ताओ कबीले के लोगों को उसकी जीत की उम्मीद नहीं थी, इसलिए परिणाम अपेक्षित ही रहा। बाद में प्रकट हुए ताओ कबीले के कई विशेषज्ञों ने भी उसी रणनीति का इस्तेमाल किया जो उस लंबे युवक ने अपनाई थी। उन्होंने हार स्वीकार करने से पहले ये उन पर कई बार हमला करने का दिखावा किया। वे अब भी दूसरों के साथ जगह पाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, ये जानते हुए कि वे ये उनके सामने टिक नहीं सकते। अपनी ऊर्जा बर्बाद करने और मौत को गले लगाने का कोई कारण नहीं था। इस प्रकार ये यून बिना किसी प्रतिरोध के फाइनल में पहुंच गई। फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी प्रतिभागी ताओ यूनेक्सियाओ थी। ताओ यूनेक्सियाओ और ये यून मॉर्टल ब्लड क्षेत्र की 2 नवोदित अभिनेत्रियां थीं। अंततः उनका आमना सामना हुआ। ये लड़ाई सबकी निगाहों का केंद्र थी। ताओ कबीले में हालांकि ताओ यूनेक्सियाओ के समर्थकों की संख्या हुई की तुलना में कम थी, लेकिन एकत्रित लोगों की संख्या काफी अधिक थी। कई किशोरियों ने ताओ यूनेक्सियाओ को, जो उनकी ही उम्र की थी, अपना आदर्श मान लिया था। ये घरेलू मैदान का फायदा था। जब भी ताओ यूनेक्सियाओ मंच पर आती तो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होती थी। दोपहर ढल चुकी थी और सूरज पश्चिम में डूब रहा था। किंगडम के सिलेक्शन गेम मॉर्टल ब्लड के फाइनल राउंड में पूरा 1 दिन लग गया था। क्या आपको आराम करने की जरूरत है? झांग टैन ने पूछा। उन्होंने मूल रूप से अंतिम दौर को 2 दिनों में आयोजित करने की योजना बनाई थी, ताकि ये यून और ताओ यूनेक्सियाओ के बीच मुकाबला अगले दिन के लिए टाला जा सके। कोई जरूरत नहीं, ताओ यूनेक्सियाओ ने सिर हिलाया। पिछले मुकाबलों में उसने शायद ही कोई ऊर्जा खर्च की थी, क्योंकि ताओ कबीले के कुलीन लोग उसके सामने तुरंत हार मान लेते थे। इसलिए ताओ यूनेक्सियाओ हमेशा अपनी सर्वोत्तम स्थिति बनाए रखता था। ये यून भी इससे अलग नहीं थी। अध्याय 116 किंगडम नाइट। झांग टैन ताओ यूनेक्सियाओ और ये यून के जवाबों से संतुष्ट होकर बोले, अच्छा 30 मिनट में लड़ाई शुरू हो जाएगी। अगर ताओ यूनेक्सियाओ जीत जाता है तो उसे जिन लॉन्ग वेई के कुलीन वर्ग में शामिल किया जाएगा। झांग टैन से ये सुनकर ताओ यूनेक्सियाओ अचंभित रह गई और अत्यधिक प्रसन्न हुई। जिन लॉन्ग वेई के अभिजात वर्ग सामान्य परिस्थितियों में केवल असाधारण पर्पल ब्लड योद्धाओं को ही जिन लॉन्ग वेई के कुलीन वर्ग में शामिल किया जाता था। जिन लॉन्ग वेई के कुलीन वर्ग में शामिल होने पर उन्हें कहीं अधिक संसाधन और सुविधाएं प्रदान की जाती थीं। उन्हें उज्जवल भविष्य का वादा किया जाता था। मूलतः झांग टैन ने नश्वर रक्त के प्रथम स्थान के लिए यह वादा किया था, और ये उनके पहले 2 दौर जीतने के बाद ताओ यूनेक्सियाओ को लगा कि अंतिम लड़ाई जीतने पर भी झांग टैन द्वारा उसे प्रथम घोषित न किए जाने की संभावना बहुत कम है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से भाग्य ने उसका साथ दिया और झांग टैन ने ये को हराकर उसे जिन लॉन्ग वेई का कुलीन सदस्य बनाने का वादा किया। ताओ यूनेक्सियाओ भला उत्साहित क्यों नहीं होंगी? सौभाग्यवश उसे पैतृक कलाकृति प्राप्त हो गई थी। पैतृक कलाकृति की सहायता से उसकी शक्ति दोगुनी हो जाएगी और उसके लिए ये उनको हराना मुश्किल नहीं होगा। इस समय न केवल ताओ यूनेक्सियाओ बल्कि ताओ कबीले के सभी बुजुर्ग और मुखिया भी बेचैन थे। यदि ताओ यूनेक्सियाओ जिन लॉन्ग वेई के कुलीन बन जाते तो ताओ कबीले को इस विशाल विकराल से बाहर निकालने में बहुत मदद मिलती। लेकिन झांग टैन अपनी बात जारी रखता रहा, इससे ताओ कबीले के बुजुर्ग और ताओ यूनेक्सियाओ चौंक गए। उनका शुरुआती उत्साह गायब हो गया और वे काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाए। झांग टैन ने कहा, इस अंतिम युद्ध में ये यून की जीत हो या हार, वह जिन लॉन्ग वेई का कुलीन योद्धा बन जाएगा। और अगर ये यून जीतता है तो उसे किंगडम नाइट की उपाधि भी प्रदान की जाएगी। किंगडम नाइट की उपाधि प्रदान की गई, ये शब्द सुनकर हर कोई चौंक गया। पराजित होने का अर्थ था जिन लॉन्ग वेई के कुलीन वर्ग में शामिल हो जाना। विजयी होने का मतलब सिर्फ यह नहीं था कि वह जिन लॉन्ग वेई का एक कुलीन सदस्य बनेगा, बल्कि वह किंगडम नाइट भी बनेगा। ताया दिव्य साम्राज्य में किंगडम नाइट क्या होता था? दिव्य सम्राट के अधीन कुलीन वर्ग होता था। कुलीन वर्ग को 7 श्रेणियों में बांटा गया था: राजकुमार, ड्यूक, मार्क्विस, काउंट, विस्काउंट, बैरन और नाइट। वह योद्धा निश्चित रूप से किंगडम नाइट था। हालांकि किंगडम नाइट्स कुलीन वर्ग की सबसे निचली श्रेणी थे, लेकिन यह न सोचे कि उनका कोई महत्व नहीं था। ताया डिवाइन किंगडम के सभी कुलीनों को शाही परिवार द्वारा संत घोषित किया गया था। ताया दिव्य साम्राज्य एक विशाल देश था। ताया दिव्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट एक ऋषि थे, इसलिए इसके अधीन क्षेत्रों की मात्रा को मापना कठिन था। बादलों के विशाल जंगल का इलाका ताया दिव्य साम्राज्य के उत्तरी भाग में स्थित एक दूरस्थ स्थान मात्र था और इसका कोई विशेष महत्व नहीं था। ताओ जनजाति क्लाउड वाइल्डनेस में मौजूद कई जनजातियों में से एक थी। उनका इलाका मात्र 1000 मील में फैला हुआ था। इतने विशाल साम्राज्य के लिए शाही परिवार द्वारा नामात्र की ही सही कुलीनता प्रदान किया जाना एक बड़ा सम्मान था। कुलीनता की उपाधि का प्रयोग व्यर्थ की बातों में नहीं किया जा सकता था। विशाल निर्जन देश में कुलीनों और आम लोगों के बीच बहुत बड़ा अंतर होता था। पहले लियान चेंगयू के गुर्गे अक्सर कहते थे, लियान चेंगयू एक किंगडम नाइट बनेगा, और लियान क्विहुआ और वे महिलाएं लियान कबीले में किंगडम नाइट की शक्ति के बारे में जानकारी फैलाती थीं। इससे ऐसा लगता था कि लियान चेंगयू तुरंत किंगडम नाइट बन जाएगा। लेकिन असल में किंगडम की चयन प्रक्रिया उत्तीर्ण करने और किंगडम नाइट बनने के बीच बहुत बड़ा अंतर था। सामान्यतः किंगडम नाइट बनने के लिए किसी व्यक्ति को युद्ध में सराहनीय सेवाएं देनी पड़ती थीं। यदि सराहनीय सेवाएं न भी हों तो शीर्ष अधिकारियों की नजर में आने के लिए उनमें असाधारण प्रतिभा होनी चाहिए, तभी उन्हें यह उपाधि प्रदान की जा सकती थी। जिन लॉन्ग वेई को ही उदाहरण के तौर पर ले लीजिए।
जिनलॉन्ग वेई के 99% योद्धाओं को कोई उपाधि नहीं दी गई थी। उनका दर्जा आम आदमी जैसा था, न कि कुलीन वर्ग जैसा। जिनलॉन्ग वेई के 1000 परिवारों में से एक झांग टैन भी केवल एक राज्य योद्धा था, यानी कुलीनता के क्रम में ये यून का स्तर झांग टैन के बराबर होगा। झांग टैन के पास ये यून को किंगडम नाइट की उपाधि प्रदान करने का अधिकार नहीं था, लेकिन ये यून द्वारा पर्पल एयर कम्स फ्रॉम द ईस्ट को प्रेरित करने के बाद इसका मतलब था कि उसका भविष्य उज्जवल होना तय था और वह भविष्य में ड्यूक या राजकुमार बनेगा। जो व्यक्ति भविष्य में ड्यूक बन सकता है उसे किंगडम नाइट की उपाधि देने में क्या हर्ज है। इसलिए ये यून को किंगडम नाइट की उपाधि प्रदान करने के लिए झांग टैन ने जिनलॉन्ग वेई के वरिष्ठ सदस्यों से परामर्श किया था। उनकी अनुमति मिलने के बाद ही उन्होंने किंगडम नाइट की उपाधि प्राप्त की। अगला चरण था अनुमोदन के लिए राजधानी में प्रवेश करना। दरअसल जिनलॉन्ग वेई के उच्च अधिकारियों द्वारा निर्णय लिए जाने पर किंगडम नाइट जैसी उपाधि मिलना निश्चित था। अनुमोदन के लिए राजधानी जाना मात्र एक प्रक्रिया थी। ये यून ने युवा स्वामी यूनिक्सियाओ को हरा दिया तो वह राज्य का योद्धा बन जाएगा। ताओ कबीले के योद्धा राज्य योद्धा शब्द का अर्थ भली भांति जानते थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटे से कबीले का एक गरीब बच्चा इतना प्रतिष्ठित सरदार बन सकता है। कुछ दिनों बाद उन्हें यून को देखकर उसके सामने झुकना पड़ेगा। यह उनके लिए बेहद अपमानजनक दृश्य था। छी, ऐसा तभी होगा जब वो युवा स्वामी यूनिक्सियाओ को हरा देगा। युवा स्वामी यूनिक्सियाओ को हमारे ताओ कबीले की पुश्तैनी कलाकृति का उपयोग करने की अनुमति मिल चुकी है। पुश्तैनी कलाकृति हाथ में होने पर युवा स्वामी यूनिक्सियाओ किसी भी काम में सफल हो जाएंगे। ताओ कबीले के कुछ योद्धाओं ने आक्रोश से कहा। ताओ कबीले के योद्धाओं को यह बात स्वीकार करना कठिन लग रहा था कि एक छोटे से कबीले के आम आदमी को ऐसी उपाधि दी जा सकती है। वे बेहद स्वाभिमानी थे, लेकिन ये यून ने उनके स्वाभिमान को चकनाचूर कर दिया था। जी हाँ, ये यून को उपाधि प्राप्त करने के लिए हमारे युवा स्वामी की बाधा को पार करना होगा। हमारे ताओ कबीले की पैतृक कलाकृति ने कई प्राचीन निर्जन जानवरों को मार डाला है। क्या ये यून उस पैतृक कलाकृति का सामना कर पाएगा? किंगडम नाइट की उपाधि ने सभी को ईर्ष्या से भर दिया, क्योंकि यह उपाधि केवल खोखली बातें नहीं थी, बल्कि वास्तविक लाभों से भरी हुई थी। किंगडम नाइट्स को ताया डिवाइन किंगडम से सालाना संसाधन प्राप्त हो सकते थे। इतना ही नहीं, किंगडम नाइट को मध्य क्षेत्र में एक छोटा सा भूखंड भी मिलता था, जहां वे अपना घर बना सकते थे। इसे कम मत समझिए, विशाल वन्य जीवन में रहने वाले लोगों के लिए यह एक अत्यंत आकर्षक वस्तु थी। आमतौर पर एक किंगडम नाइट की संपत्ति काफी अच्छी होती थी। एक किंगडम नाइट शक्तिशाली होता था, इसलिए उसका रुतबा ऊंचा होता था। इसी वजह से कई लोग किंगडम नाइट की शरण में आते थे और उसकी सेवा करने के लिए अपनी सारी संपत्ति त्याग देते थे। कई खूबसूरत युवतियां राज्य के शूरवीर को अपना शरीर समर्पित करने और उसकी सेवा करने के लिए होड़ करती थीं। अगर वे भाग्यशाली रहीं और स्वामी की नजर उन पर पड़ गई तो वे उनकी गृहस्थी या रखेल बन सकती थीं। यह उनके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होता। इस अराजक दुनिया की यही वर्तमान स्थिति थी। आम लोग इस दुनिया में कठिन जीवन जीते थे। किसी बड़े पेड़ का सहारा लेकर भले ही उन्हें गुलामी का जीवन जीना पड़े और आजादी न हो, उनका जीवन आसान हो जाता था। लियान चेंगयू ने पहले जिस पारिवारिक कबीले का जिक्र किया था, उसका सार ये था कि अगर वह राज्य का नाइट बन जाता है तो वह अपने छोटे से भूभाग का मालिक बन सकता है। वह नौकरों और सुंदरियों को रख सकता है और अपार धन दौलत का आनंद ले सकता है। इस स्पष्ट वादे ने लियान कबीले के लोगों में उत्साह भर दिया था। इन पीड़ित लोगों के लिए लियान चेंगयू के साथ ताया दिव्य साम्राज्य के मध्य भाग में जाने का अवसर मिलना, जहां वे अपनी मेहनत से जीवन यापन कर सकते थे और उन्हें अकाल, महामारी या जंगली जानवरों के हमलों का कोई डर नहीं था। ऐसे दिन उनके लिए स्वर्ग के समान होंगे। अब लियान चेंगयू के सपने उसके शरीर की तरह चकनाचूर हो गए थे। अब वे कभी पूरे नहीं हो सकेंगे। विडंबना ये थी कि लियान चेंगयू के महत्वाकांक्षी लक्ष्य यी यून द्वारा साकार किए गए। एक बार जब यी यून राज्य का नाइट बन गया तो वह अपने 7 लोगों का एक समूह अपने मुख्य भूभाग में ला सकता था। वह अपने घर बना सकता था, नौकर रख सकता था और एक वास्तविक कुलीन स्वामी बन सकता था। 12 साल के एक कुलीन बच्चे के बारे में सोचकर कई लोग ईर्ष्या करने लगे। इसे एक उज्जवल भविष्य ही कहा जा सकता था। साथ ही ये यून इतना आकर्षक था कि अगर वह किंगडम नाइट बन जाता तो ताओ कबीले की कई लड़कियां भी उसकी दीवानी हो जाती। खुया और ताओ यूनिक्सियाओ की दीवानी भी अपने प्रेमी को छोड़कर ये यून को अपना प्रशंसक बना सकती थी। यही था किंगडम नाइट की उपाधि का प्रभाव। ताओ यूनिक्सियाओ ईर्ष्या से इतना हरा हो गया था कि उसकी आंतें हरी हो गईं। उसने शुरू में सोचा था कि यून को हराकर जिनलॉन्ग वेई का कुलीन सदस्य बनना एक बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन पलक झपकते ही झांग टैन द्वारा यी यून से किया गया वादा बेरहमी से उसके स्वाभिमान को चकनाचूर कर दिया। अगर यी यून हार भी जाता तो भी वह जिनलॉन्ग वेई का कुलीन सदस्य होता। अगर वह जीत जाता तो वह किंगडम नाइट बन जाता। ताओ यूनिक्सियाओ की महत्वाकांक्षाएं लियान चेंगयू जैसी ही थीं। वह भी धन दौलत, रखेले, अपार शक्ति और यश चाहता था। बस ताओ यूनिक्सियाओ की महत्वाकांक्षा लियान चेंगयू से कहीं अधिक बड़ी थी। फिलहाल उसकी महत्वाकांक्षा जरा भी साकार नहीं हुई थी, लेकिन यी यून ने पहले ही अपना पहला कदम उठा लिया था। इससे उसे ईर्ष्या होने लगी। किंगडम नाइट, मैं तुम्हें किंगडम नाइट कैसे बनने दे सकता हूँ? सपने देखना बंद करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये सोचते हुए ताओ यूनिक्सियाओ ने अपने दांत पीसे और मुट्ठियां भींच ली। वह जिनलॉन्ग वेई का कुलीन योद्धा बनना चाहता था और किसी भी कीमत पर यी यून को किंगडम नाइट बनते नहीं देखना चाहता था। उसे यह अंतिम युद्ध जीतना ही था। अध्याय 117, यी यून बनाम ताओ यूनिक्सियाओ। फाइनल मैच से पहले 30 मिनट का ब्रेक था। ताओ जनजाति के लोगों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए पैतृक कलाकृति को बाहर निकालने से पहले एक अनुष्ठान और प्रार्थना की। एक गाय का वध किया गया। 2 चुड़ैलें, जिनके चेहरे गाय के खून से सने हुए थे, बाहर निकली और मंत्रोच्चार करते हुए नाचने लगी।
एक चुड़ैल ने ताओ जनजाति के पैतृक कलाकृति के महिला तलवार वाले हिस्से को निकाला और उसे खून से धोया। ये ताओ जनजाति का एक आवश्यक अनुष्ठान था जिसका पालन वे पैतृक वस्तु को निकालते समय करते थे। अभ्यास या प्रदर्शन के समय इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब इसका उपयोग शत्रु के विरुद्ध किया जाता था तो पैतृक वस्तु पर रक्तपात होता था, इसलिए उन्हें पैतृक वस्तु में समाहित अपने पूर्वजों की आत्माओं का सम्मान करने के लिए एक अनुष्ठान करना पड़ता था। ये बात कुछ अजीब लग सकती है क्योंकि जब महिला तलवार को गाय के खून से भरी तांबे की बाल्टी में डुबोया गया तो गाय का खून अचानक उबलने लगा। थोड़ी देर में पूरी बाल्टी सूख गई। ऐसा लगा मानो तलवार ने सारा खून सोख लिया हो। वह तलवार कुछ हद तक दुष्ट है। ये यून ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। उसने पहले सोचा था कि यह अनुष्ठान विशाल जंगल के अंधविश्वासों के कारण है और उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि ताओ कबीले की पैतृक कलाकृति की स्त्री तलवार खून को सोख लेगी। खून का सेवन करने के बाद महिला तलवार और भी लाल दिखने लगी। ऐसा लग रहा था मानो तलवार के शरीर पर कोई अदृश्य शक्ति प्रवाहित हो रही हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ताओ कबीले की यह पैतृक कलाकृति असाधारण हो। पैतृक कलाकृति के खून का स्वाद चखने के बाद ताओ कबीले की चुड़ैल ने तलवार को सावधानीपूर्वक सुखाया और फिर उसे ताओ यूनिक्सियाओ को सौंप दिया। ताओ यूनिक्सियाओ एक घुटने पर बैठ गया और महिला तलवार को स्वीकार करने के लिए अपने दोनों हाथ अपने सिर के ऊपर उठा लिए। स्त्री तलवार प्राप्त करने के बाद ताओ यूनिक्सियाओ ने अपने शरीर में ऊर्जा का संचार होते देखा। उसने युद्ध की ज्वाला से जलती आंखों से ये यून की ओर देखा। ये यून, मंच पर आओ, ताओ यूनिक्सियाओ ने अखाड़े में कूदते हुए ये कहा। ये यून ने अखाड़े में प्रवेश करने से पहले उस महिला तलवार पर एक गहरी नजर डाली। विशाल निर्जन वन में सूरज डूबने लगा। उसकी तेज रोशनी ने पश्चिमी आकाश को लाल रंग में रंग दिया। ये यून और ताओ यूनिक्सियाओ 30 फीट की दूरी पर खड़े थे। हजारों लोग उन्हें देख रहे थे। सभी ने अपनी सांसें थाम रखी थी और पूरा ध्यान उन पर था। वे दोनों की लड़ाई के दौरान किसी भी दिलचस्प पल को चूकना नहीं चाहते थे। ये लड़ाई ताओ जनजाति के पैतृक कलाकृति का उपयोग करके लड़ी गई थी। ताओ जनजाति के पूर्वजों की विरासत कोई मामूली बात नहीं थी। ताओ जनजाति के कई लोगों ने बुढ़ापे में भी उस विरासत को कभी देखा तक नहीं था। कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि वह विरासत दिखती कैसी थी। आज उन्हें अपने पूर्वजों की इस कलाकृति की शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता था। भला वे उत्साहित क्यों नहीं होते। युवा स्वामी यूनिक्सियाओ की जीत निश्चित है। ताओ वंश अमर रहे। दर्शकों में से किसी ने जोर से चिल्लाया। ये चिल्लाहट धीरे धीरे एक लहर में बदल गई और हर लहर पिछली लहर से ऊंची होती गई। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसने उनके भविष्य का फैसला किया। ये यून एक किंगडम नाइट बनना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि किंगडम नाइट्स में से सर्वश्रेष्ठ ही दिव्य साम्राज्य की शाही राजधानी में प्रवेश कर सकते हैं और साम्राज्य के साधना संसाधनों का आनंद ले सकते हैं, साथ ही ताया पवित्र तकनीक का अभ्यास कर सकते हैं। किंगडम नाइट बनना उनके मार्शल आर्ट के सफर में एक महत्वपूर्ण कदम था। इतना ही नहीं, किंगडम नाइट्स का अपना इलाका भी था। इसलिए ये यून अपनी बहन जियांग शियाओरू को मुख्य क्षेत्र में ला सकता था और उसके साथ आरामदेह जीवन बिता सकता था। वह उन लोगों को भी शामिल करना चाहता था जिनसे उसे मदद मिली थी, जैसे कि आंटी वांग, अंकल जो और कोमल और भावुक जो शियाओ के। ये यून इन लोगों को मुख्य भूभाग में लाना चाहता था ताकि वे बादल वन्य जीवन की अनिश्चितताओं को अलविदा कह सकें। ये यून, हम दोनों के बीच कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तलवार अंधी है। अगर गलती से तुम्हें चोट लग जाए तो मुझे दोष मत देना। मैं तुम्हें एक और चेतावनी दे रही हूँ। इस स्त्री तलवार के साथ मेरी शक्ति कम से कम 100% बढ़ गई है। ताओ यूनिक्सियाओ ने सीने पर हाथ बांधते हुए और स्त्री तलवार को गले लगाते हुए खुशी से कहा। ये व्यर्थ की बातें हैं, अब आप आगे बढ़ें। ये शब्द कहते ही ये यून ने ताओ यूनिक्सियाओ की पैतृक कलाकृति वाली महिला तलवार से निहत्थे होकर लड़ने के लिए अपनी बाहें खोल दी। रेगिस्तानी हवा लहरा रही थी जिससे ये यून के सूती कपड़े उड़ रहे थे। ये यून की आकृति और आभा ने कई लोगों की निगाहों पर गहरी छाप छोड़ी। ताओ कबीले की कुछ लड़कियों के मन में ये यून को इस रूप में देखकर अचानक सूक्ष्म परिवर्तन आ गया। विशाल वन क्षेत्र की लड़कियां नायकों की पूजा करती थीं, उनकी नजरों में ये यून सचमुच एक नायक थी। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसका भविष्य उज्जवल था। उसने ताओ यूनिक्सियाओ की तलवार का निहत्थे सामना करते हुए जरा भी भय नहीं दिखाया। इस अहंकार ने इन लड़कियों के दिलों को पीड़ा पहुंचाई। उन्होंने यीयुन की पीठ की ओर देखा और उनमें से कुछ के चेहरे लाल हो गए और उनकी धड़कनें तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि अगर यीयुन ताओ यूनिक्सियाओ को हरा देता है और अगर उन्हें यीयुन की दया मिल जाती है तो वे उसके साथ किंगडम नाइट के इलाके में जा सकते हैं और उस बंजर और खतरनाक विशाल जंगल से बच सकते हैं। ये उनकी जीवन भर सेवा करना कोई बुरी बात नहीं थी। इन लड़कियों के विचार ताओ यूनिक्सियाओ को ज्ञात नहीं थे। अगर उन्हें पता चल जाता तो वे क्रोध से पागल हो जाते। उन्होंने केवल ये यून की आभा को और अधिक प्रबल होते हुए महसूस किया और एक तरह के साथ उनके गले में लिपटी हुई स्त्री तलवार म्यान से बाहर निकल आए। क्लैंग, वह स्त्री तलवार मानो जीवित हो उठी और ताओ यूनिक्सियाओ के हाथों में आ गिरी। ताओ यूनिक्सियाओ ये यून को हराने के लिए बेताब थी। ऐसा लग रहा था मानो समय थम गया हो, क्योंकि हजारों लोग ताओ यूनिक्सियाओ के हमले को देख रहे थे। उसका शरीर अचानक परछाइयों की एक रेखा के रूप में प्रकट हुआ और लोग केवल उसके कदमों की आहट और तलवार के हवा को चीरने की आवाज ही सुन सके। महिला की तलवार रेगिस्तान की हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। उसकी गति इतनी तेज थी कि लोग उसे ठीक से देख नहीं पा रहे थे। कितनी तेज तलवार है।
हम तो यंग मास्टर यूनिक्सियाओ की तलवार देख भी नहीं सकते, ऐसे में इसे कैसे टाला जा सकता है। जब कोई व्यक्ति तलवार से हमला करता है तो मुक्कों से हमला करने की तुलना में इससे हमले की सीमा, हमले की शक्ति और हमले की गति में वृद्धि होती है। तलवार के वार और मुक्के की गति में बहुत बड़ा अंतर होता है। वाह, ताओ यूनिक्सियाओ तेजी से यी यून के सामने आ गया और उसकी महिला तलवार सीधे यी यून के गले की ओर बढ़ गई। अगर यह तलवार यी यून को लग जाती तो उसका गला फट जाता। जिनलॉन्ग वेई का डॉक्टर आसपास भी होता तो भी उसे बचाना मुश्किल होता। लोगों ने चीख पुकार मचा दी, लेकिन यी यून शांत रही। उसने स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारें पहले भी देखी थी। कल रात उसने लिन शिंटो की 9 रहस्यमयी तलवारें पूरी तरह से देखी। लिन शिंटो की तलवारबाजी की तुलना में ताओ यूनिक्सियाओ की 9 रहस्यमयी तलवारें उल्लेख के योग्य नहीं थी। हालांकि यी यून ने लिन शिंटो की तलवारबाजी में कभी महारत हासिल नहीं की थी, फिर भी वह ताओ यूनिक्सियाओ की तलवारबाजी की कमियों को देख सकता था। यह कोई समस्या नहीं थी। ठीक उसी क्षण जब ताओ यूनिक्सियाओ यी यून का गला काटने ही वाली थी, यी यून अचानक पीछे हट गई और घातक वार से बच गई। तलवार की नोक यी यून के गले से 1 इंच से भी कम दूरी पर थी। ताओ यूनिक्सियाओ इस बात से खुश नहीं था कि यी यून ने अत्यंत शांत भाव से उसके पहले हमले को चकमा दे दिया और तुरंत दूसरे हमले से जवाब दिया। वह स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारों की तूफान के फूल वाली मुद्रा का उपयोग कर रहा था। जब इस मुद्रा का चरम अभ्यास किया जाता था तो एक सांस में ही तलवार 100 से अधिक बार वार कर सकती थी। ताओ यूनिक्सियाओ उस स्तर तक तो नहीं पहुंच सका, लेकिन वह दर्जनों तलवारें चला सकता था। दूर से देखने पर ताओ यूनिक्सियाओ की तलवारें एक शानदार प्रकाश प्रदर्शन की तरह दिखती थीं। स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारें प्रदर्शित होने पर पानी को शरीर में प्रवेश करने से रोक सकती हैं। शरीर के चारों ओर तलवार की किरणें और तलवार की ऊर्जा मिलकर एक सुरक्षात्मक घेरा बनाती है। ताओ यूनिक्सियाओ इस अवस्था के प्रारंभिक चरण में थी। जब तलवार की ये घनी किरणें यी यून को घेरने लगी तो यी यून का शरीर ऐसी छाया में बदल गया जिसे लोग पढ़ नहीं सकते थे। यह अनुभूति ठीक वैसी ही मायावी थी जैसी झांग युक्सिन ने हाथी निगलने की तकनीक का प्रदर्शन करते समय उत्पन्न की थी। उन्हें यह नहीं पता था कि यी यून क्या चाले चल रहा है, लेकिन उन्हें बस इतना महसूस हो रहा था कि अखाड़ा परछाइयों से ढका हुआ है। तलवार की किरणें और परछाइयां चकाचौंध कर देने वाली थीं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि ताओ यूनिक्सियाओ की तलवारें वार करने में विफल रही थीं। तलवार से लैस एक व्यक्ति ने भारी बारिश की तरह हमला किया, जबकि दूसरा व्यक्ति निहत्थे होकर बचाव कर रहा था। ये स्पष्ट था कि कौन बेहतर था। क्या? ताओ यूनिक्सियाओ का चेहरा लाल हो गया। वह जानता था कि यी यून से लड़ना कठिन होगा, इसलिए उसने यी यून के विरुद्ध पैतृक कलाकृति का उपयोग करने की अनुमति मांगी थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यी यून से लड़ना उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक मुश्किल होगा। उसने कई वर्षों तक तलवारबाजी का अभ्यास किया था, जहां तलवार उसके शरीर का एक अभिन्न अंग बन गई थी। फिर भी वह यी यून की आस्तीन को छू भी नहीं सका। यूनशियाओ, चिंता मत करो। ताओ यूनशियाओ के पिता की आवाज उसके कानों में पड़ी। वह समझ गया था कि यी यून का सामना करने से उसका बेटा व्याकुल हो रहा है। मुझे पता है पिताजी, चूंकि उसके पास इतनी शक्ति है, मेरे पास पैतृक कलाकृति की शक्ति का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि ताओ यूनिक्सियाओ घमंडी और अभिमानी था, लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं था कि यी यून की शक्ति को न पहचान सके। वह जानता था कि लियान चेंगयू के साथ युद्ध के दौरान यी यून के पास अभी भी बहुत सारी छिपी हुई शक्ति थी। फिर भी ताओ यूनिक्सियाओ को यी यून को हराने का पूरा भरोसा था, क्योंकि वह पैतृक कलाकृति की ऊर्जा का उपयोग कर सकता था। यूनिक्सियाओ, क्या तुम सच में आश्वस्त हो? ताओ यूनिक्सियाओ के पिता चिंतित थे, क्योंकि पैतृक कलाकृति की ऊर्जा का उपयोग करना कोई मामूली बात नहीं थी। ताओ यूनिक्सियाओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उसने अपनी छाती पर हाथ मारा था। पुआ! ताओ यूनिक्सियाओ ने महिला तलवार पर मुंह भर खून थूक दिया, और वह स्त्री तलवार पहले जैसी ही हो गई जैसे गाय का खून सोखने के बाद हुई थी। उसने ताओ यूनिक्सियाओ का खून सोख लिया और जल्द ही लाल और भयावह हो गई। इस दृश्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वे जानते थे कि ताओ जनजाति के कबीले के पास एक पैतृक कलाकृति थी, लेकिन वह क्या थी या उसमें क्या शक्तियां थीं, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। वंशानुगत कलाकृति का सम्मान करने के लिए खून का इस्तेमाल करना। यूनिक्सियाओ वाकई हताश है। बड़े बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाईं। ताओ कबीले की पैतृक कलाकृति में कुछ भयावह रहस्य छिपा था। इसे तलवार की तरह इस्तेमाल करने मात्र से ही अपार शक्ति प्राप्त हो जाती थी। ताओ कबीले की पैतृक कलाकृतियों की सबसे बड़ी शक्ति का उपयोग करने के लिए कलाकृति को रक्त से पोषित करना पड़ता था, और यह सबसे प्रभावी तब होती थी जब रक्त तलवार चलाने वाले का होता था। लेकिन उपयोगकर्ता के रक्त का उपयोग करके पैतृक कलाकृति को पोषित करने से उपयोगकर्ता की युवांची को बहुत नुकसान होगा। इस रक्त अनुष्ठान के बाद ताओ यूनिक्सियाओ को ठीक होने में लगभग आधा वर्ष लग सकता है। ताओ यूनिक्सियाओ जैसे युवा योद्धा के लिए आधा वर्ष का समय अत्यंत मूल्यवान था। ताओ यूनिक्सियाओ ने अपनी शर्त लगा दी थी, अगर वह नहीं जीता तो यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। बस खून से तृप्त होने के बाद महिला तलवार से पूरे क्षेत्र में एक ध्वनि निकलने लगी। ताओ जनजाति के लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें यह नहीं पता था कि ताओ जनजाति के पैतृक अवशेष को खून पिलाने के बाद ऐसा दृश्य घटित होगा। हालांकि रक्त से ऊर्जा प्राप्त करने वाली एक प्राचीन कलाकृति भयावह प्रतीत होती थी, लेकिन उसकी शक्ति पर कोई संदेह नहीं था। यह बात उस कलाकृति की आवाज से ही स्पष्ट हो जाती थी। अध्याय 118, युद्ध से प्राप्त अंतर्दृष्टि। यह दृश्य देखकर यी यून के चेहरे के भाव बदल गए। शुरू में ताओ यूनिक्सियाओ को हराना उसके लिए आसान था, लेकिन ताओ यूनिक्सियाओ द्वारा दुष्ट तलवार पर रक्त अनुष्ठान का प्रयोग करने के बाद कुछ परिवर्तन हुए। यी यून को यह भी महसूस हुआ कि आसपास की स्वर्ग पृथ्वी युवांची को वह तलवार एक छोटे से काले भंवर में खींच रही है। गुरुजी, वह तलवार! हवा में लिन शिंटोव ने ताओ यूनिक्सियाओ के हाथ में तलवार देखकर भौहें चढ़ा लीं। अरे, ये तो अजीब बात है।
ताओ कबीले की ये तलवार उच्च गुणवत्ता की नहीं है और इसे खजाना भी नहीं माना जाएगा, लेकिन जिस तरह से इस तलवार को गढ़ा गया है और इस पर खुदे हुए रहस्यमय चिन्ह देखकर नहीं लगता कि इन्हें इंसानों ने बनाया है। अगर यह जगह मानव सभ्यता की सीमाओं के करीब होती तो किसी परग्रही जाति द्वारा निर्मित वस्तु का होना कोई अजीब बात नहीं होती, लेकिन यह तो बादल वन्यभूमि है और हमेशा से मनुष्यों की भूमि रही है। यह उन परग्रही जातियों से अनंत दूरी पर है। इतनी घटिया गुणवत्ता का हथियार बादल वन्यभूमि तक कैसे पहुंचा? बुएसु को इसका पता नहीं था, लेकिन इस समय ताओ यूनिक्सियाओ की आभा तेजी से बढ़ने लगी थी। ताओ यूनिक्सियाओ के होंठ ताजे खून से सने हुए थे। महिला तलवार की तेज रोशनी में वह भयंकर दिख रहा था। ये यून, मुझसे एक हमला झेल लो। ताओ यूनिक्सियाओ का शरीर ऊपर उठा और पैतृक कलाकृति की ऊर्जा को सक्रिय करने के बाद ताओ यूनिक्सियाओ पहले जैसी नहीं रही। महिला तलवार की गति अपनी चरम सीमा पर थी। ये यून ने अपनी आंखें सिकुड़ी और पल भर में ताओ यूनिक्सियाओ की तलवार उसकी आंखों के सामने थी। हालांकि ताओ यूनिक्सियाओ की तलवारबाजी में कुछ कमियां थीं, लेकिन जैसा कि कहावत है कि तेज चाल को हराने का कोई तरीका नहीं है, ताओ यूनिक्सियाओ की गति अपने चरम पर थी। इसलिए भले ही उसमें कुछ कमियां थीं, ये यून उनका इस्तेमाल उसके खिलाफ नहीं कर सका, क्योंकि गति के मामले में ये यून ताओ यूनिक्सियाओ से भी बदतर थी। ये यून को ऐसा लगा मानो ताओ यूनिक्सियाओ अपने पैतृक हथियार के साथ एक दानव में परिवर्तित हो गया हो। ये तलवार उसे ऊर्जा प्रदान कर रही थी। ताओ यूनिक्सियाओ जिस ऊर्जा का उपयोग कर रहा था वह उसके अपने शरीर की ऊर्जा नहीं, बल्कि उस दानवी तलवार की ऊर्जा थी। ये यून ने ताओ यूनिक्सियाओ की तलवार से खुद को बचाया, लेकिन तलवार के साथ चलने वाली तेज हवा ने यून की सूती कमीज को चीर दिया। एक मधुर गीत की धुन गूंजी। भीड़ उसे स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। उसे चोट लगी। भीड़ चिल्ला उठी। उन्होंने देखा कि यून की बांह पर 1 फुट लंबा छेद हो गया था। उसकी बाईं आस्तीन कट गई थी। नहीं, ये तो तलवार की हवा है। ये यून को कोई चोट नहीं आई है। हालांकि ये यून को चोट नहीं लगी थी, लेकिन ताओ यूनिक्सियाओ की तलवार द्वारा ऐसा कर दिखाने से ताओ कबीले के लोग बेहद उत्साहित हो गए थे। युवा स्वामी यूनिक्सियाओ की जीत निश्चित है। उस बच्चे को मार डालो। विशाल निर्जन क्षेत्र के लोग असभ्य थे। ताओ कबीले के लोग, विशेषकर उत्साही युवक, नहीं चाहते थे कि उनका कबीला ये यून के साए में आ जाए, और साथ ही वे ये यून से बेहद ईर्ष्या भी करते थे। इस मामले में वे ताओ जनजाति की युवतियों से भिन्न थीं। एक ऐसी बर्बर दुनिया में जहां ताकत ही किसी पुरुष की स्थिति, धन और महिलाओं का निर्धारण करती थी, वहां का कानून जंगल के कानून से कम नहीं था। जो पुरुष अपने क्षेत्र को किसी बाहरी व्यक्ति से खतरे में महसूस करते थे, वे उस बाहरी व्यक्ति के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे। और ताओ यूनिक्सियाओ उन जानवरों में सबसे ताकतवर भेड़िया था। अपनी बाईं आस्तीन कटी देखकर ये यून की आंखें भारी हो गईं। ताओ यूनिक्सियाओ वाकई में काफी मजबूत हो गई। वह बच गया। उफ, अगली बार मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। ताओ यूनिक्सियाओ ने ताना मारा। अचानक उसका दाहिना हाथ एक तीखी झंझनाहट के साथ हिल गया। महिला तलवार द्वारा हवा को संपीड़ित किया गया और एक विस्फोट के साथ नीली हवा की लहरें ही उनकी ओर उड़ गईं। तलवार की शक्ति। अखाड़े के बाहर किसी ने चीख मारी। ताओ यूनिक्सियाओ ने एक दिन पहले तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हुए तलवार की शक्ति का प्रयोग किया था, जिससे लोगों के मन में तलवार की शक्ति की गहरी छाप रह गई थी। और आज ताओ यूनिक्सियाओ ने तलवार की शक्ति को इतनी तीव्रता से बाहर निकाला कि वह दिखाई देने लगी। ये शक्ति और गति कल के दिन से कहीं अधिक थी। ये यून की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह इधर उधर देखने लगी। ये यून ने ठीक समय पर तलवार की चीज से खुद को बचा लिया, लेकिन उसी क्षण ताओ यूनिक्सियाओ ये यून के सामने प्रकट हो चुकी थी। अपनी असाधारण गति के बल पर वह मानो ये यून के सामने टेलीपोर्ट हो गया था। उसकी उग्र अभिव्यक्ति ये यून की आंखों में स्पष्ट झलक रही थी। इस समय ये यून तलवार की ऊर्जा से बाल बाल बच गया था और हवा में था। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तलवार का उपयोग करके ये यून को उसकी कमजोरी उजागर करने के लिए मजबूर करना, पलक झपकते ही ये यून के सामने प्रकट होना और घातक प्रहार करना घटनाओं का एक अद्भुत सिलसिला था। दर्शकों के लिए ये दृश्य बेहद रोमांचक था। इस तरह के हमले से कोई कैसे बच सकता है? युवा स्वामी यूनिक्सियाओ जीतने ही वाले थे। लोग अपनी आंखें खोलकर देखने लगे, कहीं अगला रोमांचक दृश्य देखने से चूक न जाए। ताओ कबीले के मुखिया की सतर्कता बढ़ गई। ये लड़ाई बेहद महत्वपूर्ण थी। ताओ यूनिक्सियाओ ये यून को हराने ही वाली थी, जिससे वह उत्साहित और घबराया हुआ था। हवाई जहाज पर भी ये यून के लिए पूरी तरह आश्वस्त लिन शिंटोक डर के मारे उछल पड़ी। उसने सचेत होकर अपने अंतरस्थानिक कलाई बैंड को छुआ और ये यून को बचाने के लिए भीतर से औषधि निकालने की तैयारी करने लगी। पैर रखने की कोई जगह न होने के कारण ये यून के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। मरना। ताओ यूनिक्सियाओ ने वार किया। तलवार ये यून की छाती की ओर बढ़ी। वह तलवार मात्र 2 फुट लंबी थी और उसका ब्लेड खून की तरह लाल था। उस क्षण मानो समय थम गया। ये यून की आंखों में रक्त लाल रंग की वह स्त्री तलवार एक विषैले सांप की तरह उसकी ओर बढ़ती हुई प्रतीत हुई। ये यून का ध्यान अभूतपूर्व रूप से केंद्रित था। ऐसा लग रहा था मानो वह पिछली रात लिन शिंटोग के साथ हुए मुकाबले में लौट आया हो। लिन शिंटोग ने उस पर बार बार हमले किए थे। हालांकि उसके दमित हमले ताओ यूनिक्सियाओ जितने तेज नहीं थे, लेकिन उनमें ताओ यूनिक्सियाओ से कहीं अधिक आकर्षण था। लिन शिंटोग के ये यून पर हमले केवल शारीरिक हमले नहीं थे, बल्कि बलपूर्वक किए गए हमले थे। बल। ये यून के दिमाग में पिछली रात लिन शिंटोग द्वारा कहे गए शब्द कौंध गए। ये सूक्ष्म तकनीक प्रारंभिक चरण है। प्रारंभिक चरण के बाद का चरण छोटी सफलता का चरण कहलाता है, जिसमें प्रतिद्वंद्वी की शक्ति का उपयोग बचाव में सहायता के लिए किया जा सकता है। अगर मैं इससे अधिक बताऊं तो भी आपको समझना मुश्किल होगा। सब कुछ आपके स्वयं के ज्ञान पर निर्भर करेगा। उद्धरण चिन्ह। उसी क्षण ये यून को अचानक कुछ समझ आया। ताओ यूनिक्सियाओ के हमले का सामना करते हुए ये यून ने जोर से अपना शरीर मोड़ा और खून से लथपथ लाल तलवार उसकी नाक को छूकर निकल गई।
1 इंच से भी कम दूरी से ये यून बच गया। हवा में उड़ते हुए ये यून के पास उतरने की कोई जगह नहीं थी, फिर भी वह हमले से बचने में कामयाब रहा। ऐसा लग रहा था मानो वह ताओ यूनिक्सियाओ की तलवार की ऊर्जा से उड़ता हुआ पत्ता हो। अरे, पूरा ताओ कबीला स्तब्ध रह गया। ताओ कबीले के चबूतरे पर कबीले के मुखिया, बड़े बुजुर्ग और अन्य लोग भी हैरान थे। ये यून हवा में कैसे बच निकला? असंभव। ताओ यूनिक्सियाओ को विधर्म पर विश्वास नहीं था और उसने एक बार फिर हमला कर दिया। तूफान के फूल। ताओ यूनिक्सियाओ, जिसने महिला तलवार की ऊर्जा को उत्तेजित किया था, जब उसने फ्लावर्स ऑफ द स्टॉर्म का उपयोग किया तो वह लगभग 100 तलवारें बाहर निकाल सकता था। तलवारबाजी की इस तेज गति ने महिला तलवार के शरीर को रेगिस्तान की हवा में विलीन कर दिया। केवल तलवार की हवा को ही महसूस किया जा सकता था, लेकिन तलवार अदृश्य थी। लेकिन कुछ अजीब हुआ, ये यून का शरीर इतना हल्का था मानो उसका कोई वजन ही न हो। ताओ यूनशियाओ की तलवार वार करती, लेकिन ये यून का शरीर पीछे की ओर खिसक जाता। ऐसा लग रहा था मानो ताओ यूनशियाओ तलवार नहीं, बल्कि पंखा चला रही हो और पंखे की हवा यून को उड़ा ले जा रही हो। ताओ यूनिक्सियाओ की तलवार की शक्ति इतनी तीव्र थी कि वह काले लोहे के पत्थर को भी काट सकती थी, तो तलवार की हवा किसी को कैसे उड़ा सकती थी? लेकिन भीड़ के सामने यही हुआ। ये यून की हरकतें बहुत अजीब थीं। ताओ यूनिक्सियाओ की तलवारबाजी बेहद तेज थी, लेकिन ये यून के सामने वह धीमी और भारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ताओ यूनिक्सियाओ किसी पंख पर हमला करने के लिए पंखे का इस्तेमाल कर रहा हो। चाहे वह कितनी भी तेजी से पंखा चलाए, पंख पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वह जितना जोर से पंखा चलाता, हवा उतनी ही तेज होती जाती, जिससे पंख और भी तेजी से उड़ने लगता। सैकड़ों बार करने के बाद भी वही यून की आस्तीन को छू भी नहीं सका। ताओ यूनिक्सियाओ को पसीना आने लगा। ये कैसे संभव हो सकता है? ताओ जनजाति के मंच पर ताओ जनजाति के मुखिया, बुजुर्ग और अन्य लोग भयभीत और व्याकुल थे। उनके माथे पर पसीना आ रहा था। वे लंबे समय से जीवित थे और उन्होंने कई पुस्तकें पढ़ी थीं। उन्हें ताओ यूनिक्सियाओ से कहीं अधिक ज्ञान था। वे ये यून की चाल को जानते थे। सूक्ष्मता, ये सूक्ष्मता की गति कौशल है। ताओ कबीले के मुखिया की आवाज कांप रही थी। पहले ये पर्पल एयर कम्स फ्रॉम द ईस्ट था, फिर ये मिनट सबटल्टी का क्षेत्र था। एक 12 साल के बच्चे में ये सब कैसे आ सकता है? अध्याय 119, सूक्ष्म बारीकियों की छोटी सफलता का चरण। ताओ जनजाति के मुखिया 60 वर्ष के थे। समारोह के लिए उन्होंने ताओ जनजाति के पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार पारंपरिक पोशाक पहनी थी। हालांकि उनकी आश्चर्यचकित प्रतिक्रिया के कारण वह पोशाक बेहद गंदी हो गई। कुलपति, सूक्ष्मता क्या है? कबीले के सभी बुजुर्ग इस क्षेत्र से परिचित नहीं थे, इसलिए उन्होंने अनिश्चितता के साथ पूछा। सूक्ष्मता के बल पर कोई भी अपने प्रतिद्वंदी के हमलों से बचने के लिए छोटी से छोटी क्रिया का प्रयोग कर सकता है। सूक्ष्मता को समझने वाले योद्धा अनेक बचावकारी दांवपेच अपना सकते हैं। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। वह ताओ यूनिक्सियाओ के पिता थे, जो ताओ कबीले में सबसे कम उम्र के सर्वोच्च बैंगनी रक्त योद्धा थे। सूक्ष्म कुशलता होने से न केवल चकमा देना आसान होगा, बल्कि वह दुश्मन के करीब भी रह सकेगा। इसलिए जवाबी हमला करना और भी आसान हो जाएगा। अतः सूक्ष्म कुशलता जानने वाले विरोधी बेहद खतरनाक होते हैं। और सूक्ष्मता में भी प्रारंभिक अवस्था छोटी सफलता का चरण, बड़ी सफलता का चरण होता है। वर्तमान में ये यूनिक्सियाओ के हमलों से बचने के लिए उनसे शक्ति उधार ले रहा है। इसे सूक्ष्मता का छोटा सफलता चरण माना जाता है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जटिल भावों के साथ कहा। वह सूक्ष्मता के क्षेत्र से परिचित था, क्योंकि उसने कई साल पहले सूक्ष्मता का गहन अध्ययन किया था और इसी अध्ययन के कारण वह जानता था कि यह कितना कठिन है। लेकिन अब एक 12 वर्षीय लड़का, जिसने सूक्ष्म कुशलता के छोटे छोटे चरण में सफलता का प्रदर्शन किया था, उसके बेटे का प्रतिद्वंद्वी था। भला वह चिंतित क्यों न होता? ताओ यूनिक्सियाओ और यी यून के बीच का अंतर बहुत अधिक था। महिला तलवार की ऊर्जा को सक्रिय करने के बाद भी वह यी यून का मुकाबला नहीं कर सकता था। इस समय हवाई जहाज पर सूजी ने यी यून की हरकतों को देखा और हंसते हुए कहा, इस बच्चे में सूक्ष्मता है। हाँ, शिंटो, पिछली बार जब तुमने यी यून के साथ अभ्यास किया था, तब तक उसे सूक्ष्मता की समझ आ चुकी थी, है ना? जी हाँ, लिन शिंटोग ने सिर हिलाया। यी यून उस रात सूक्ष्मता के स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसने सूक्ष्मता के द्वार को छू लिया था। वह चकमा देना जानता था, लेकिन अब की तरह नहीं, जहां वह छोटी सफलता के स्तर तक पहुंच चुका है और प्रतिद्वंद्वी की शक्ति का उपयोग करके चकमा दे रहा है। महज कुछ ही दिनों में यी यून की प्रगति को केवल दैवीय गति से ही वर्णित किया जा सकता है। लिन शिंटोग ने सोच समझकर अपने शब्दों का चयन किया और यी यून का उचित मूल्यांकन किया। एक बड़े पारिवारिक कबीले में भी और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के उच्च मानकों के बावजूद यी यून की चालन तकनीकों में प्रगति बहुत तेज थी। युद्ध में नई समझ हासिल करने और उसे तुरंत व्यवहार में लाने की क्षमता रखने वाला ऐसा प्रतिद्वंद्वी वाकई भयावह था। हाँ, मुझे ये लड़का पसंद आने लगा है। इसे देखो, ये ताओ यूनिक्सियाओ पर बिल्कुल भी हमला नहीं कर रहा है। ये तो बस चकमा दे रहा है, सूक्ष्म कुशलता के क्षेत्र का आनंद ले रहा है। ये यून को वाकई इसका आनंद आ रहा था। वह सूक्ष्म बारीकियों के ज्ञान का आनंद ले रहा था। यह अनुभूति बेहद अद्भुत थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो गया हो। वह एक हल्के पंख की तरह था, जो किसी भी तरह के हमले से आसानी से बच सकता था। उसने तो ये भी कामना की कि ताओ यूनिक्सियाओ के हमले तेज और अधिक आक्रामक हो, ताकि यी यून को और अधिक जानकारी मिल सके और सूक्ष्मता के बारे में उसकी समझ मजबूत हो सके। लेकिन ताओ यूनिक्सियाओ पागल हो रहा था। वह सचमुच पागल हो गया था, क्योंकि चाहे वह कुछ भी कर ले, वह यी यून को छू भी नहीं पा रहा था। ताओ जनजाति के बुजुर्गों के चेहरे बिगड़ गए। भीड़ ने चिल्लाना बंद कर दिया। वे अब और चिल्ला नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यी यून ताओ यूनिक्सियाओ से लड़ नहीं रहा था, बल्कि वह अपनी चाल चलन तकनीक का अभ्यास कर रहा था।
जी हाँ, ये युन जानबूझकर ताओ यूनिक्सियाओ के साथ युद्ध की प्रक्रिया का उपयोग अपनी चालन तकनीक को प्रशिक्षित करने के लिए कर रहा था। ये ताओ यूनिक्सियाओ का घोर अपमान था। ताओ यूनिक्सियाओ ने युद्ध करने के लिए स्त्री तलवार की निषिद्ध ऊर्जा को सक्रिय करने हेतु अपना रक्त बलिदान किया था। उसने अपनी युद्ध शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था, लेकिन ये युन ताओ यूनिक्सियाओ को हरा नहीं सका, बल्कि उसने ताओ यूनिक्सियाओ के अंतिम आक्रमणों का उपयोग अपनी चालन तकनीक को निखारने के लिए किया। वह बहुत ही अहंकारी था और दूसरों को बिल्कुल नीचा समझता था। बहुत जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि एक और भी अधिक अहंकारपूर्ण मामला था। उस सन की बच्चे ये युन के लिए कुछ भी असंभव नहीं था, जैसे कि जब ताओ यूनिक्सियाओ उस पर पागलों की तरह हमला कर रही थी और तलवार की किरणें ये युन को घेर रही थी, तब ये युन ने सचमुच अपनी आंखें बंद कर ली। बंद आंखों से हजारों दर्शक दंग रह गए। इतनी जबरदस्त तलवारबाजी की उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। क्या ये युन ने सचमुच बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी? क्या वह पागल हो गया है? लेकिन जल्द ही उन्हें शक होने लगा कि ये युन पागल नहीं हुआ था, बल्कि वे खुद पागल हो गए थे। उन्होंने सचमुच देखा कि ये युन आंखें बंद करके भी ताओ यूनिक्सियाओ के सभी हमलों से आसानी से बच रहा था। उसकी चाल बहते पानी की तरह थी। ये कहा जा सकता है कि आंखें बंद होने पर ये युन की हरकतें और भी अधिक सहज हो जाती थीं। ये कैसे संभव हो सकता है? ताओ जनजाति के लोग स्तब्ध रह गए। वे तो मानो अपनी आंखें ही बाहर निकाल बैठे। ये युन एक विचित्र अवस्था में प्रवेश कर चुका था। ये युन को यह एहसास हो गया था कि ताओ यूनिक्सियाओ के हमलों से बचने के लिए उसे अपनी आंखों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि वह केवल ताओ यूनिक्सियाओ की शक्ति को महसूस करके ही बच सकता था। ताओ यूनिक्सियाओ के हमलों में तलवार की ऊर्जा और हत्या का इरादा निहित था, और ताओ यूनिक्सियाओ द्वारा तलवार में समाहित की गई ऊर्जा स्वर्ग पृथ्वी युआन की हुई थी। इन सब के संयुक्त प्रभाव से एक बल उत्पन्न हुआ। इस बल को महसूस करके ये युन आसानी से ताओ यूनिक्सियाओ के हमलों से बच सका। बचने का ये तरीका आंखों का इस्तेमाल करने से कहीं ज्यादा तेज था। दुश्मन के हमले का पता लगाने के लिए आंखों का इस्तेमाल करने के लिए उसे मस्तिष्क तक पहुंचाना पड़ता था। मस्तिष्क शरीर द्वारा बचाव करने से पहले ही आदेश भेज देता था। इस वजह से गति एक धड़कन धीमी हो जाती थी, लेकिन शरीर के लिए हमले की ताकत को महसूस करने के लिए उसे अवचेतन रूप से बचने के लिए अभ्यस्त किया जा सकता है। इस ताकत का उपयोग करके बचाव की गति तेज हो जाएगी। इसी वजह से एक आम आदमी को लगेगा कि युन ने ताओ यूनिक्सियाओ के हमलों से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि ताओ यूनिक्सियाओ के हमलों से उसे दूर धकेल दिया गया। इन दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका बेहतर था, ये स्पष्ट था। चूंकि ये युन समझ गया था कि वह हमले से बचने के लिए कथित बल का उपयोग कर रहा है, इसलिए उसने सोचा कि वह अपनी आंखें बंद कर ले तो बेहतर होगा। जब तलवारों की अराजक किरणें उसकी दृष्टि से ओझल हो गईं, तो ये युन की एकाग्रता और भी बढ़ गई और बल के प्रति उसकी अनुभूति और भी अधिक संवेदनशील हो गई। इसलिए ताओ यूनिक्सियाओ चाहे कितनी भी उग्रता से हमला करे, उसके पास ये उनकी आस्तीन को छूने का कोई तरीका नहीं था। हवाई जहाज में सूजी ने अपने मोटे जबड़े को छुआ, जिससे दोहरी ठुड्डी बन गई थी। उसने खुशी से कहा, ये लड़का ये युन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये साफ तौर पर दूसरों को तंग कर रहा है। सिर्फ इसलिए कि उसके पास सूक्ष्मता है, वह दूसरों को तंग कर रहा है। ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये पसंद है। सूजी के बगल में बैठी लिन शिंटोग मुस्कुराई। वह जानती थी कि युन ने आज जो कुछ सीखा है वह उसके भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इसलिए इस अनुभव का यथासंभव आनंद लेना ही बेहतर था। लेकिन अगर यह सिलसिला जारी रहा तो वह ताओ यूनिक्सियाओ का आत्मविश्वास तोड़ देगा। लिन शिंटोग ताओ यूनिक्सियाओ के बारे में अच्छी राय नहीं रखती थी। उन कुछ मौकों पर जब वे मुश्किल से मिली, लिन शिंटोग ने गौर किया कि ताओ यूनिक्सियाओ की निगाहें उस पर शोषणकारी आक्रामकता से भरी थीं। लिन शिंटोग को इस बात पर गुस्सा नहीं आया। दरअसल ताओ यूनिक्सियाओ जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए लिन शिंटोग का ध्यान आकर्षित करना उचित ही नहीं था। लिन शिंटोग अवाक रह गई, क्योंकि क्लाउड वाइल्डनेस के तथाकथित युवा स्वामी दुनिया की विशालता को नहीं जानते थे। वे नहीं जानते थे कि कुएं के मेढक होने का क्या अर्थ होता है। वे यह नहीं जानते थे कि वे प्राचीन पारिवारिक वंशों से कितने दूर हैं। लिन शिंटोग के प्रति ताओ यूनिक्सियाओ का आक्रामक व्यवहार हास्यास्पद था। अनादिकाल से ही पिछड़ापन और अज्ञानता जुड़वां भाई बहन की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े रहे हैं। क्लाउड वाइल्डनेस भी कुछ ऐसा ही था। अगर ताओ यूनिक्सियाओ को लिन शिंटोग के विचारों का पता चल जाता तो वह पूरी तरह टूट जाता। वह बेहद अभिमानी व्यक्ति था। अपनी कम उम्र के कारण उसने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी थी। ताओ यूनिक्सियाओ के शब्दकोश में नहीं शब्द का कोई अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन फिर उसकी मुलाकात युन से हुई, जो उससे 2 साल छोटा एक युवक था, लेकिन ये युन उससे ज्यादा ताकतवर था। ताओ यूनिक्सियाओ हारना नहीं चाहता था। उसने अपना खून बहाया था और पैतृक कलाकृति की निषिद्ध ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए अपनी साधना में पीछे जाने का खतरा मोल लिया था। लेकिन बदले में उसे जो परिणाम मिला वह ये था कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसके कौशल का उपयोग करके अपने शारीरिक कौशल का प्रशिक्षण कर रहा था। इससे ताओ यूनिक्सियाओ का अपार गौरव चकनाचूर हो गया। ताओ यूनिक्सियाओ ने गुस्से में दहाड़ मारी। तलवार पकड़े हुए हाथ की नसें फूल गईं। उसने पूरी ताकत से तलवार चलाई, लेकिन फिर भी वह ये युन को नहीं मार सका। सबके सामने, ताओ कबीले के हजारों लोगों के सामने, उसके पिता, दादा और ताओ कबीले के उच्च अधिकारियों के सामने, जिन लॉन्ग वेई के उच्च अधिकारियों के सामने, उससे 2 साल छोटे एक बच्चे ने उसका मजाक उड़ाया और उसके पास पलटवार करने का कोई रास्ता नहीं था। वह सचमुच पागल हो रहा था। उसे ये युन पर प्रहार करने के लिए मजबूर किया गया था। ये युन पर प्रहार करने के लिए वह अपने जीवन के 20 साल कुर्बान करने को भी तैयार था। लेकिन वास्तविकता क्रूर है। ये युन की हरकतें पानी की तरह सहज थीं और ताओ यूनिक्सियाओ को अपनी ताकत कमजोर होती महसूस हो रही थी। वह स्त्री तलवार रक्त से ऊर्जा प्राप्त करने वाली तलवार थी। ताओ यूनिक्सियाओ द्वारा तलवार पर छिड़के गए रक्त से प्राप्त शक्ति समाप्त हो चुकी थी। ताओ यूनिक्सियाओ ने दिल दहला देने वाली चीख मारी।
उसका दिल मानो फट रहा था। उसकी नाक से खून की दो धाराएं टेढ़े मेढ़े सांप की तरह बहने लगी। पहली बात तो ये कि क्रोध के कारण उसके हृदय को चोट पहुंची थी। दूसरी बात, पहले हुए रक्त अनुष्ठान के कारण उसे चोट लगी थी, जिससे उसके रक्त का प्रवाह अनियमित हो गया था। ताओ यूनिक्सियाओ रुक गया। वह गहरी सांसें ले रहा था और उसकी नाक से खून की आवाज आ रही थी। अपने पूरे जीवन में ताओ यूनिक्सियाओ ने कभी भी इस तरह खुद को शर्मिंदा नहीं किया था। ये यून, क्या तुम मुझसे सीधा हमला झेलने की हिम्मत करते हो? ताओ यूनिक्सियाओ की आंखें खून की तरह लाल थीं। उसने हमला नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन ताओ यूनिक्सियाओ हार मानने को तैयार नहीं था। वह सीधे यी यून पर हमला करना चाहता था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज का अनुभव उसके जीवन में हमेशा के लिए एक कलंक बनकर रह जाएगा। अंतिम उपाय के रूप में उसे उकसाना पड़ा। इस समय ताओ यूनिक्सियाओ का तलवार पकड़ने वाला हाथ कांप रहा था। उसने गुस्से से यी यून को घूरा। यी यून की आंखें अभी भी बंद थीं। वह अभी भी उस अंतर्दृष्टि में डूबा हुआ था जो उसने पहले प्राप्त की थी। अपने आंदोलन को प्रारंभिक चरण से सूक्ष्मता की छोटी सफलता के चरण तक ले जाने के लिए यी यून को बहुत सी चीजों को आत्मसात और समझना था। वह भी अपनी ही दुनिया में डूबा हुआ था और उसने ताओ यूनिक्सियाओ की बातें नहीं सुनी। वास्तव में उसके आसपास जो कुछ भी घट रहा था वह उसके लिए अब महत्वपूर्ण नहीं था। वह कोई नियम नहीं, कोई आकार नहीं, कोई शून्य नहीं, कोई मैं नहीं, जैसी समाधि जैसी अवस्था में प्रवेश कर चुका था। लेकिन ताओ यूनिक्सियाओ के दृष्टिकोण से ये उनकी प्रतिक्रिया पुनर्तः तिरस्कारपूर्ण थी। अध्याय 120, ताओ यूनिक्सियाओ को हराना। ये यून, इतना घमंड मत करो। ताओ यूनिक्सियाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह गुस्से से पागल हो गया था। ताओ कबीले के आसपास के लोगों को भी ऐसा ही लगा। ये लड़का ये यून बहुत घमंडी था। वह ताओ यूनिक्सियाओ को पूरी तरह से नीचा समझता था। ताओ यूनिक्सियाओ ने अपनी आखिरी चुनौती पेश कर दी थी। भले ही आप इसे स्वीकार न करना चाहें, कम से कम जवाब तो दें। आंखें बंद करने का क्या मतलब है? लेकिन उसी समय ताओ कबीले की कुछ लड़कियां यी यून को सितारों की तरह चमकते हुए देखने लगीं। इन लड़कियों के चेहरे शर्म से लाल हो गए थे। ये यून कितनी कूल है। एक लड़की ने अनजाने में ही जोर से कहा, अरे तुम भी यही सोचती हो? मैं भी। उसके बगल में बैठी 14 साल की एक लड़की शर्माते हुए बोली। ताओ यूनिक्सियाओ बहुत शक्तिशाली था, लेकिन ये यून के सामने वह कुछ भी नहीं था। ये यून ने ताओ यूनिक्सियाओ को छुआ तक नहीं था, फिर भी ताओ यूनिक्सियाओ की नाक से खून बह रहा था। यह अंतर बहुत बड़ा था। अगर ये यून ने ताओ यूनिक्सियाओ को छुआ होता तो ताओ यूनिक्सियाओ अपनी पैंट में पेशाब कर देता। लड़कियां नायकों की पूजा करती थीं, विशेषकर ऐसे युवा नायक की जो उनकी ही उम्र का हो। अपने जीवनसाथी को पाकर दोनों लड़कियां उत्साहपूर्वक चर्चा करने लगीं। ये घटना कई युवा लड़कियों की भीड़ में घटी। वे सभी ये यून की कट्टर प्रशंसक बन चुकी थीं। तुम दूसरों को हद से ज्यादा परेशान कर रहे हो। ताओ यूनिक्सियाओ जंगली बैल की तरह जोर जोर से सांसें ले रहा था। उसने ये यून को उकसाकर अपनी मार स्वीकार करने को मजबूर कर दिया था, लेकिन ये यून ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और आंखें तक नहीं खोली। ऐसा लग रहा था मानो वह यहाँ किसी प्रतियोगिता के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ सोने के लिए आया हो। ताओ यूनिक्सियाओ के लिए यह उनके प्रति अनादर दिखाने जैसा था। ताओ यूनिक्सियाओ क्रोधित हो गया। उसने अपनी नाक पर लगे खून को छुआ और उसे महिला तलवार पर पोंछ दिया। इसके बाद उसने महिला तलवार से अपनी कलाई काट ली। ताजा खून निकला और महिला तलवार ने उसे सोख लिया। इस दृश्य ने ताओ जनजाति के बुजुर्गों को चिंतित कर दिया। यूनशियाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? ताओ यूनशियाओ के पिता समझ गए थे कि उनका बेटा शायद युद्ध हार जाएगा। लेकिन इस बार ताओ यूनशियाओ ने अपनी जान की बाजी लगाकर आखिरी कोशिश की। ये कदम बेहद अतार्किक था, लेकिन ताओ यूनिक्सियाओ ने अपने पिता की सलाह को अनसुना कर दिया। मैं पागल नहीं हूँ। मैं इसे छोड़ नहीं सकता, वरना यह एक ऐसी गांठ बन जाएगी जो जीवन भर मुझे परेशान करती रहेगी। ताओ यूनिक्सियाओ ने पैतृक कलाकृति की निषिद्ध ऊर्जा को सक्रिय किया। अपने रक्त का अत्यधिक उपयोग करने के कारण ताओ यूनिक्सियाओ का चेहरा पीला पड़ गया और रक्तहीन हो गया। उसने न केवल अपनी बाईं कलाई काटी, बल्कि अपनी दाहिनी कलाई भी काट ली। खून की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही थी और ताओ यूनिक्सियाओ का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। चबूतरे पर मौजूद कबीले के बुजुर्ग और ताओ यूनिक्सियाओ के पिता सदमे में थे। ये बहुत बड़ी कीमत थी जो चुकानी पड़ी। इस लड़ाई के कारण ताओ यूनिक्सियाओ की साधना में अपरिहार्य गिरावट आएगी। इससे कम से कम 1 साल की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। ताओ यूनिक्सियाओ को महसूस हुआ कि उसके हाथ में मौजूद महिला तलवार से आवाजें आने लगी हैं। उसने अपने शरीर की सारी ऊर्जा का इस्तेमाल करके स्त्री तलवार के साथ एकरूप हो गया था। मेरी इस हड़ताल को आपको स्वीकार करना ही होगा, चाहे आपको पसंद हो या न हो। ताओ यूनिक्सियाओ के माथे से एक नस के चूहे की तरह उभर आए। उसने अपनी सारी संभावित ऊर्जा को अधिकतम सीमा तक उत्प्रेरित कर दिया था। उसके शरीर से रक्त लाल प्रकाश निकलने लगा। हम स्त्री तलवार से तीव्र आवाजें निकलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो तलवार से हजारों भयंकर भूत रो रहे हों। आसपास की स्वर्ग पृथ्वी युवांची ऊर्जा एकत्रित हो रही थी, जिससे अखाड़े में एक काला बवंडर बन रहा था। काला भंवर तेजी से बढ़ता गया और ठोस रूप धारण कर लिया। इसने यी यून और ताओ यूनिक्सियाओ को अपनी चपेट में ले लिया। रून कारावास। एक आदिवासी बुजुर्ग की आंखें चमक उठी। मुझे ये कैसे नहीं पता था कि यूनिक्सियाओ वास्तव में रून इम्प्रिजनमेंट हमले का उपयोग कर सकती है। जब ताओ जनजाति को पुरुष महिला तलवारों की जोड़ी मिली तो उन्हें एक तलवार नियमावली भी मिली जिसमें कई चालें शामिल थीं और रून्स का कारावास उनमें से एक थी। पुरुष महिला तलवारों से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी को एक पिंजरे में फंसाया जा सकता था, जिससे वह भाग न सके। इससे प्रतिद्वंद्वी तलवारबाज के हमले का सीधे सामना करने के लिए मजबूर हो जाता था। रून कारावास का प्रयोग करके यी यून की गतिविधियों को सीमित किया जा सकता था, जो इसे एक अत्यंत उपयुक्त चाल बनाता था। लेकिन रून कारावास में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती थी, इसलिए इसे उच्च स्तरीय चाल माना जाता था।
अतः कबीले के बुजुर्गों का मानना था कि ताओ यूनिक्सियाओ की साधना के स्तर को देखते हुए उसके लिए इसका प्रयोग करना कठिन होगा। अत्यधिक दबाव में कोई अपनी सीमा से आगे निकल सकता है। पहले जब ये यून ने सूक्ष्मता को समझा था तब दबाव में ही उन्हें यह अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी। वर्तमान में यूनिक्सियाओ भी उसी स्थिति में है, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ये यून के दबाव में आकर ताओ यूनिक्सियाओ ने अपनी परम शक्ति का प्रयोग किया था, लेकिन ये परम शक्ति उसने महिला तलवार को अपने रक्त की अत्यधिक मात्रा पिलाकर प्राप्त की थी। ये शक्ति शाश्वत नहीं थी। एक बार जब उसका खून सूख जाएगा तो ताओ यूनिक्सियाओ सामान्य अवस्था में लौट आएगा और यहाँ तक कि गंभीर रूप से घायल भी हो जाएगा। उसे ठीक होने में लंबा समय लगेगा। अपनी चरम सीमा पर उसने जो सफलता हासिल की थी वह भी समाप्त हो जाएगी। शॉर्टकट तरीकों से सीखने और मुख्य मार्ग से सीखने में यही अंतर था। रून इम्प्रिजनमेंट का इस्तेमाल करना यूनिक्सियाओ के लिए पहले से ही मुश्किल है। अगर उसने एक और हमला किया तो ताओ यूनिक्सियाओ के पिता की आंखों में चिंता झलक रही थी। ताओ यूनिक्सियाओ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। हम काली हवा और तेज होती गई और ये यून को घेर लिया। तेज हवा ने उसके कपड़े लगभग फाड़ दिए और कई बार तो ये उनके शरीर पर एक प्रेतवादित पंजा प्रकट होकर उसकी टखनों को पकड़ लेता था। ये रून कारावास का प्रभाव था। ये यून पकड़ा गया। भीड़ अचंभित थी। ये रहस्यमय पंजा इस चौंकाने वाली लड़ाई में संभावित उलटफेर की उनकी आखिरी झलक थी। दमित रही ताओ यूनिक्सियाओ को अंततः बढ़त मिल गई थी। ये यून, मेरा वार झेल लो। ताओ यूनिक्सियाओ की आंखें लाल हो गई थीं और उसका चेहरा बीमार सा लाल हो गया था। उसने अपने शरीर की बची हुई सारी ऊर्जा उस महिला तलवार में डाल दी थी। विंग, महिला तलवार से ध्वनि निकली और तलवार से गहरे लाल रंग की तेज रोशनी निकली। ये तो युद्ध की तकनीक है, ताओ कबीले के किसी व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। युद्ध की तकनीकें साधना तकनीकों से भिन्न होती हैं। साधना तकनीकों का उपयोग शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है, जिससे योद्धा को उन्नति प्राप्त करने में सहायता मिलती है। लेकिन हत्या करने के लिए एक युद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। घातक शक्ति के मामले में यह विशिष्ट था, क्योंकि साधना तकनीकें युद्ध तकनीकों के सामने टिक नहीं पाती थी और अच्छी युद्ध तकनीकें स्वर्ग पृथ्वी युवांची से सशक्त और तरोताजा होती थी। इसी प्रकार ताओ यूनिक्सियाओ द्वारा प्रयुक्त युद्ध तकनीक में शत्रु को मारने के लिए स्वर्ग पृथ्वी शक्ति निहित थी। ये पैतृक कलाकृति और साधना तकनीक के साथ पाया गया था। इस युद्ध तकनीक का उपयोग केवल पैतृक कलाकृति के साथ ही किया जा सकता था। इसी प्रकार रून कारावास के लिए भी यही बात लागू होती है। ये यून को बांधने के लिए रून इम्प्रिजनमेंट का इस्तेमाल करना, फिर पैतृक कलाकृति की विशेष युद्ध तकनीक का उपयोग करके ये यून पर हमला करना। ताओ कबीले के योद्धा की आंखें चमक उठीं। जब तक ये यून अपनी विचित्र चालों का इस्तेमाल करने में असमर्थ हो जाता, तब तक ताओ यूनिक्सियाओ के जीतने की संभावना थी। चारों दिशाओं से तेज हवा चलने लगी और महिला तलवार से गहरे लाल रंग की रोशनी चमकने लगी। अचानक ताओ यूनिक्सियाओ हिली। महिला तलवार की प्रकाश किरण एक उंगली जितनी पतली लाल रेखा में सिमटने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई तैरता हुआ सांप ही यून की ओर उड़ रहा हो। खून से लाल नरक। ताओ यूनिक्सियाओ ने रून इम्प्रिजनमेंट और ब्लड रेड हेल दोनों तकनीकों का उपयोग करके अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया। ये युद्ध तकनीकें विशेष रूप से स्त्री तलवार के लिए बनाई गई थीं, जिनमें स्त्री तलवार की बुरी शक्तियों का उपयोग युद्ध में किया जाता था। ये हमला उस विशाल जंगल में मौजूद नश्वर रक्त योद्धा की क्षमताओं की सीमा से कहीं अधिक था। नश्वर रक्त क्षेत्र के सभी योद्धा केवल ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट का अभ्यास करते थे, इसलिए इस असाधारण हमले ने उन्हें एक बिल्कुल नई दुनिया से परिचित कराया। ये चालें देखने में आकर्षक होने के साथ साथ प्रभावी भी हो सकती हैं। हालांकि वे दूर थे, फिर भी लोग लाल सांप की रिक्त पिपासा और क्रूरता को महसूस कर सकते थे। उनके सीने में ठंडक सी दौड़ गई और माथे सुन्न पड़ गए। ऐसा लग रहा था मानो वह लाल सांप उन पर हमला कर रहा हो। ऐसा भयावह कार्य वास्तव में 1000 साल पुराने ताओ कबीले का था। उस पैतृक कलाकृति में अपार शक्ति थी। लोगों को यह भी संदेह था कि प्रारंभिक चरण का पर्पल ब्लड योद्धा भी इस ब्लड रेड हिल हमले का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। केवल ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट का अभ्यास करके वे अपने नंगे हाथों से इस तरह की खतरनाक युद्ध तकनीक का सामना कैसे कर सकते थे। लोग ये यून को घूर रहे थे। वे जानते थे कि ये यून ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट का अभ्यास भी करता है और केवल उस साधना तकनीक से वह नंगे हाथों से तलवार का सामना कैसे कर सकता है। मृत्यु निकट देखकर ये यून ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसे ताओ यूनिक्सियाओ से निकलने वाली अत्यंत शक्तिशाली आभा का एहसास हुआ। ये रक्त लाल हमला असाधारण था। ताओ यूनिक्सियाओ के पास अपने पैतृक हथियार का होना और निहत्थे ये यून का सामना करना उसके लिए बहुत बड़ा लाभ साबित हुआ। इस स्थिति में कई लोग अपना होश खो बैठते, लेकिन ये यून ने जरा भी भय नहीं दिखाया। तलवार के सामने उसने अपनी सांस को पूरी तरह से संकुचित कर लिया। उसके हृदय में स्थित बैंगनी क्रिस्टल ऊर्जा स्पंदित होने लगी। उसके भीतर की शुद्ध ऊर्जा ये यून के शरीर को शक्ति प्रदान करने लगी। ये यून के जोड़ों में झंझनाहट हो रही थी और उसकी नसें दर्द से कराह रही थीं। उसने उसी पुराने ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट से मुक्का मारा। धमाका। किंगडम के चयन समारोह में दर्शकों के सामने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पहली बार यह मुक्का मारा था। ये यून द्वारा ची गैद्र क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने के बाद यह मुक्का सबसे तीखा था। गर्जन एंग। जिस क्षण ये यून आगे बढ़ा, उसके पीछे एक बाघ और अजगर की आभा प्रकट हुई। यह नीले अजगर और सफेद बाघ की छवि नहीं थी जैसा कि उम्मीद थी, बल्कि एक बैंगनी सुनहरे अजगर और एक दिव्य स्वर्ग बाघ की छवि थी। बाघ और अजगर लाल डूबते सूरज की पृष्ठभूमि में उड़ रहे थे। युआनची की अभिव्यक्ति। मंच पर ताओ कबीले के सबसे बड़े बुजुर्ग ने सबसे तीव्र प्रतिक्रिया दी। वे सीधे खड़े हो गए और उनकी इस प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप उनके हाथ के दबाव से ही मेज चकनाचूर हो गई। युआनची की अभिव्यक्ति युआनची को एक मायावी छवि में समाहित करके उसे आक्रमण के रूप में प्रयोग करने की विधि थी।
इसका प्रयोग केवल सर्वश्रेष्ठ बैंगनी रक्त योद्धा ही कर सकते थे। ये युन पर कैसे दिखाई दे सकता है? क्या उसका शरीर दृढ़ निश्चयी था? इस विचार ने ताओ कबीले के सबसे बड़े बुजुर्ग के दिमाग को झकझोर दिया, और ये युन पहले ही ताओ यूनिक्सियाओ से भिड़ चुका था। नरक से आए लाल सांप के खिलाफ अजगर बाघ का प्रेत। धमाका, मैदान में मलबा चारों ओर उड़ने लगा। ये युन और ताओ यूनिक्सियाओ से ऊर्जा का विस्फोट हुआ। ये युन की कमीज खून से लाल हो गई थी। उसकी दाहिनी मुट्ठी बुरी तरह से घायल थी, जिसमें हड्डी तक गहरा घाव था। लेकिन ये युन ने 10 कदम पीछे हटकर खुद को बचा लिया। वहीं ताओ यूनिक्सियाओ सीधे अखाड़े से बाहर उड़कर जमीन पर जोर से गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, होंठ कांप रहे थे और नाक से खून बह रहा था।